हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम लोगों ने ट्विटर एड्स सीरीज जो है हमारी उसको खत्म कर दिया है और नई कुछ हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे, कुछ नए इंफॉर्मेटिव सीरीज स्टार्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो है हमारा कम्युनिटी का जो सेक्शन है यूट्यूब चैनल पर, उस पर हम लोगों ने पोस्ट किया था कि आप किस तरीके की सीरीज देखना चाहते हैं नेक्स्ट। तो वहां से बहुत ज़्यादा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला और जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हमें वो मिला फ्रीलांसिंग सीरीज को लेकर और इंस्टाग्राम एड्स और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सीरीज को लेकर। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी इस चीज़ को मेंशन किया कि हम जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम सीरीज को जो है अपलोड करें, इंस्टाग्राम सीरीज के ऊपर कंटेंट डिलीवर करें। तो गाइज कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस भी टाइप के आप वीडियोस देखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सभी हम लोग अपलोड कर पाएँ। और एक और बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, जो हम लोगों से बार बार वो थ्रू मेल्स भी इंटीमेट करते थे हमें और कमेंट्स में भी बोलते थे कि आप जो है किसी तरीके से हमें गाइड करें कि जो फ्रेशर लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं या जो फ्रेशर लेवल का डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू होता है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें उसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से हम वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, जॉब जो है वो विन कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं हम लोग, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो हो सकता है एक वीडियो में ये चीज़ कवर ना हो पाए, तो 2-3 वीडियोस कवर करेंगे हम लोग इंटरव्यू सेशन के लिए, जो हमारे इंटरव्यू सीरीज है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके लिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेशर लेवल पर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में, तो उस वक्त जो मेन 4 कैटेगरीज हैं जिसके लिए प्रोफाइल हायरिंग करी जाती है, वो है हमारी एसईओ की, पीपीसी हो सकते हैं, हमारे गूगल एड्स हो सकता है, फेसबुक एड्स चलाने के लिए हो सकता है। तो जो भी पेड मॉडल्स होते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग होती है, पे पर क्लिक मॉडल्स होते हैं, उनके हायरिंग के लिए हो सकती है एक पोस्ट आपकी जो पीपीसी के लिए होगी। और पहली जो मैंने बताई आपको एसईओ के लिए, जहां पर आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों आना चाहिए। तीसरी जो एक बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है आज की डेट में, वो है कंटेंट राइटिंग। बहुत ज़्यादा आप उससे अर्न कर सकते हैं, अच्छी हाई पेइंग जॉब से कंटेंट राइटिंग में। और चौथी जो है वो है हमारी एसएमओ, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये 4 मेन प्रोफाइल्स हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में हायरिंग करी जाती है, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में हायरिंग करी जाती है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हैं, बिगिनिंग लेवल के लिए हैं, कि आपको उनको फॉलो करना है जब आप डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू के लिए जाए। तो सबसे पहली बात तो यह कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज करते हैं कि आपका इंटरव्यू कल के लिए शेड्यूल है, तो कोशिश करें कि आज आप अच्छी तरीके से उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। और कंपनी के बारे में रिसर्च करने का मतलब, आपकी प्रोफाइल जो आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी की आप डिजिटल प्रेजेंस को स्टडी करें। डिजिटल प्रेजेंस मतलब उसकी वेबसाइट कैसी है, उसका ब्लॉग कैसा है, उसके सोशल पेजेस कैसे हैं, और कहीं पर अगर आपको लगता है कुछ आप थोड़ा बहुत सजेशन इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके आप कुछ दे सकते हैं जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, तो उन सजेशंस को भी आप नोट डाउन कर लें और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब रिक्वायरमेंट हो तो आप वो सजेशंस वहां पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छी कंपनीज देखती हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करके रखनी है। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। उस पर जितने भी उसमें कंटेंट होते हैं वो सारे कंटेंट प्रॉपरली फिल्ड होने चाहिए, कुछ भी सेक्शन उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गाइज कई बार हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, हम लोगों से भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब हम इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जाते हैं तो वो सीधे हमसे पूछते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपका जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का रहा, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो कैसा था। बट अभी क्या किया उन लोगों ने, केवल नॉर्मल एक कोर्स किया हुआ है तो उनको उस टाइप से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो है नहीं, बट उनको नॉलेज है। तो सर वो इस टाइप के जो क्वेश्चन सामने से आते हैं कि सर किस तरीके से जो है, जब कोई पूछता है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है या आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उस वक्त हमें किस तरीके से आंसर देना चाहिए। या अगर हम लोगों ने काम ही नहीं किया है, क्योंकि हम तो फ्रेशर लेवल के हैं, हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो फिर सर क्या हम उस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई थ्योरेटिकल
सब्जेक्ट नहीं है, कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसलिए जितने भी जो कंपनीज हैं जहां पर भी आप इंटरव्यूज देते हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप अपना जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। तो इसमें जो है गलती कहाँ पर हो जाती है जो है स्टूडेंट से, वो गलती यहाँ पर होती है कि बेसिकली जब वो जो कोर्स करते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो, उस वक्त वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि कोर्स के साथ साथ वो किसी पैरेलल प्रोजेक्ट पर भी काम करें। अगर कंपनी से उनको कोई पैरेलल प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है, जिस भी कंपनी में वो कोर्स कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से वो कोर्स कर रहे हैं, वहां पर अगर उन्हें पैरेलल प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इन दैट केस उनको क्या करना चाहिए, वो अपना एक छोटा सा ब्लॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना एक ब्लॉग प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और फिर उस कीवर्ड रिसर्च को ले जाकर फिर सामने अपने इंटरव्यूअर को आप दिखा सकते हैं कि भाई हमने इन कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करी थी और इस तरीके से हमने अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी, हमने कुछ टूल्स यूज़ किए ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में हेल्प करेंगे। वैसे मेरा सजेशन यही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि अगर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ मतलब 10-15 दिन जो हमें लगते हैं इनिशियल, जो नींव मजबूत करने में लगते हैं, बेसिकली फाउंडेशन जो लेक्चर्स होते हैं, फाउंडेशन क्लासेस जहाँ हम बेसिक्स बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसके बाद तुरंत ही जैसे हम लोग आगे का जो कोर्स है वो पूरा हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको प्रैक्टिकल कोर्स में। अगर हमें सर्च कंसोल पे भी काम कराना है तो बेसिकली प्रैक्टिकली हम किसी न किसी सर्च कंसोल उनको देते हैं, कोई ना कोई सर्च कंसोल उनको देते हैं और उसके बाद उस सर्च कंसोल के ऊपर उनसे डायरेक्टली काम करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का या लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप इंटरव्यूअर को बता पाएंगे कि आपने कौन से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप अपनी सीवी में टूल्स को मेंशन करते हैं तो ये भी काफ़ी वेटेज देगा आपको। टूल्स का मतलब हो गया जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, हमारा गूगल सर्च कंसोल का टूल हो गया। अगर आपने कोई कीवर्ड रिसर्च या कंपटीशन रिसर्च के लिए आपने कोई पेड टूल की हेल्प ली है या किसी पेड टूल पे काम किया, आरएफ्स हो गया, ऐसे टूल्स हो गए, तो आप उनके बारे में भी वहाँ पर मेंशन करें अपनी सीवी के अंदर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग प्योर प्रैक्टिकल डोमेन है। यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं चलता है और प्रैक्टिकल का मतलब टूल्स के इम्प्लीमेंटेशंस हो गए, टूल्स की नॉलेज हो गई। तो अगर आपके पास टूल्स की नॉलेज है तो ये बहुत एड ऑन है, और बेसिकली एड ऑन नहीं बल्कि एक बहुत बेसिक चीज़ है। टूल्स की नॉलेज तो आपको डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको टूल्स की तो नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक इंटरव्यू के एटिकेट्स होते हैं, जैसे फॉर्मल पहनना और किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने, कुछ जो पेट क्वेश्चंस होते हैं कि वेयर आर यू रेटिंग योरसेल्फ आफ्टर 5 years, या वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ आफ्टर 5 years, या हाउ डू यू रेट योरसेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। इस टाइप के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है, जनरल एटिकेट्स को फॉलो करना है। उसके बाद एक और कमी जो मैं जनरली कभी हम लोग इंटरव्यू देखते हैं या लेते हैं तो उसमें मैं देखता हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, वो प्रॉब्लम है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की। जैसे अगर हम पीपीसी की बात करें तो उनको चलाना आता है पीपीसी, बहुत कुछ करना आता है, ऐड बनाना आता है, सब कुछ आता है, अच्छे क्रिएटिव एड्स बना लेते हैं। बट अगर हम उनकी टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें, कई बार वो सीपीसी भूल जाते हैं, कई बार वो सीटीआर क्या होता है ये भूल जाते हैं, कई बार वो ये भूल जाते हैं कि कॉस्ट पर कन्वर्जन कहाँ है, कैसे देखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि सीटीआर क्या होता है ये सब अगर आप नहीं बता पाएंगे इंटरव्यू में तो डेफिनेटली बहुत गड़बड़ होने वाली है। मतलब फिर आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और बहुत सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है इंटरव्यूअर को कुछ भी समझाने के लिए। बहुत बड़े बड़े टर्म्स आपको नहीं यूज़ करने, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं 0 से 6 months का, राइट, कि भाई आप बिगिनर लेवल पर हैं, 6 months का आपका एक्सपीरियंस है। 6 months का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, वो बेसिकली आपका कोर्स का, इंटर्नशिप्स का, लाइव प्रोजेक्ट्स का, इन सब का मिला जुला के आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस हो।
उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे ग्रोथ हैकिंग, मैं आपके आरओआई को इंक्रीज कर दूंगा, आरओआई को डबल कर दूंगा, 50% से ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, या इस टाइप के कुछ आप बड़े बात करते हैं। तो वो बात वहां पर समझ में नहीं आती है और इंटरव्यूअर को ये लग जाता है कि आप केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और अगर आपका कोई छोटा सा ब्लॉग भी है, मैं कहता हूं आपने अभी तक केवल 10 पोस्ट भी लिखी है उस ब्लॉग के ऊपर, बट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की पोजीशन में कि मैंने किस तरीके से उस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज किया, मैं किस तरीके से उसकी कीवर्ड रिसर्च करता हूं, किस तरीके से वो जीरो से जो है ब्लॉग मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था जो पहले 10वें पेज पे रैंक कर रहा था, अब वो 6ठे पेज पे रैंक करता है या 5वें पेज पे रैंक करता है, या किस तरीके से उसमें उस जो कीवर्ड है उसकी रैंकिंग में ग्रोथ हुई। ये पॉइंट्स आप प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन सब की आपको प्रिपरेशन करके ही वहां पर अपेयर होना है। तो गाइज ये कुछ जनरल चीजें हैं, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आज मैंने डिस्कस करी इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू सीरीज की स्टार्ट में। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं या जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे हॉट क्वेश्चंस हैं जो आज की डेट में यानी 2019 में पॉपुलर हैं, जिनको डेफिनेटली कोई भी इंटरव्यूअर है वो मिस नहीं करता है, जरूर पूछता है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने, जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी या आपसे भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में डिजिटल मार्केटिंग डोमेन के लिए। अब थोड़ा सा और प्रोफाइल स्पेसिफिक डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की, कि जब आप एसईओ प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस वक्त आपको किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस फेस करने को मिलते हैं। और ये बेसिकली जितना भी गाइडेंस आप देख रहे हैं, ये जो पूरी सीरीज है ये बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनिंग लेवल पर है, जो अपना पहला या दूसरा इंटरव्यू दे रहे होते हैं एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग का, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये सीरीज बनाई गई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फ्रेशर का मतलब होता है 0 से 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस। अगर आपने कोर्स कर रखा है या कोई इंटर्नशिप कर रखी है उसके बाद भी आप फ्रेशर में ही काउंट होंगे। और एक और गाइडेंस मैं आपको देना चाहूंगा, एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं या किसी जो है इंटर्नशिप में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पहले कोशिश ये करें कि आप कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, अपना कोई एसईओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। अगर कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो आप छोटा सा ब्लॉग से स्टार्ट करिए, आप 2-3 आर्टिकल ही उसमें डालिए, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि एसईओ की प्रोफाइल के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो डेफिनेटली जो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस या जिस भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, अभी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में भी किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस होंगे, वहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब एक्चुअली आपने उन पे काम किया होगा। अगर आपने उन पे काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपको वहां पर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप 6 महीने का नहीं 1 साल का थ्योरेटिकल कोर्स कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई ब्लॉग जरूर सेट करें, और अगर नहीं है तो आज ही सेट करें। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, 2-3 हजार रुपए में डोमेन होस्टिंग सब मिलाकर आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा। उस पर आप खूब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि कौन सी चीजें कहां हो रही हैं, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किस तरीके से कंटेंट लिखते हैं, क्या करते हैं, एसईओ की कौन सी गाइडलाइंस है। जब आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एसईओ क्या होता है। ऐसे क्या बहुत सारे लोग हैं, कोर्स आप कर लेते हैं, थ्योरेटिकल कोर्स कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो जहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा वहां पर एसईओ नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं कि इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे, और अभी तक आपने अगर अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया तो आप डेफिनेटली अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस थोड़े से जो है घुमा के मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए
कि वास्तव में जो आप समझते हो, जो आप डेफिनेशन पढ़ लेते हो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे चाहता है आपसे इंटरव्यूअर, या उस क्वेश्चन से आप वो जो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, तो उससे आप किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, किस तरीके से आप उसको अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो पहली बात, जैसे व्हाट इज एसईओ की बात हो रही है, तो आपको बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन बता देनी है कि एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है। तो इस तरीके से आप एक टेक्निकल डेफिनेशन बनाएंगे। बट जब उसका सेकेंड पार्ट आता है व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि वास्तव में आपने कितना डीप एसईओ को समझा है, आप उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझ पाए कि नहीं, किन किन इंडस्ट्री में एसईओ यूज होता है। जैसे अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एसईओ यूज होता है तो किस तरीके से यूज होता है, वहां पर उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। शायद आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। बेसिकली कि एक टॉपिक जो एसईओ एक वर्ड है, उसकी आपको टेक्निकल डेफिनेशन के साथ साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन डेफिनेशन भी समझनी होगी, किन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें भी आपको समझनी होंगी, तभी आप इस बात का आंसर कर पाएंगे कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, राइट। जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज अ सर्च इंजन एंड हाउ डज इट वर्क्स, नेम सम सर्च इंजन्स। बेसिक क्वेश्चन है बट 3 क्वेश्चंस एक ही में। तो वहां पर इंटरव्यूअर आपको सर्च इंजन से लेकर सब कुछ जानना चाहता है कि वास्तव में अगर आप एसईओ की डेफिनेशन आप रट के आ गए, थोड़ा बहुत समझ के आप आ गए एसईओ क्या होता है, बट अगर आप सर्च इंजन की वर्किंग नहीं समझा पाए, क्रॉलिंग क्या होता है ये आपको नहीं पता है, इंडेक्सिंग क्या होता है ये नहीं पता है, अगर आपको कितने तरीके के सर्च इंजन्स होते हैं ये अगर नहीं पता है, तो गड़बड़ होने वाली है। सर्च इंजन का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, और इसके ऊपर भी बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, इनके ऊपर मैंने 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इन सभी के मैं जो वीडियोस हैं वो लिंक में दे पाऊं। फिर भी अगर कोई 1-2 मिस होता है तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि फिर बाद में उसको अपडेट कर दूं, बट कोशिश करूंगा कि जितने वीडियोस मैंने बना रखे हैं उनका ये जहां पर जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको लिंक दे पाऊं। तो यहां पर भी वो आपसे बेसिकली सर्च इंजन का पूरा ओवरव्यू जानना चाहता है। तो आपको उसको बताना है कि सर्च इंजन क्या होता है, कितने तरीके के सर्च इंजन हैं, कैसे सर्च इंजन काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, जो भी टेक्निकलिटीज आप जानते हैं वो सब आपको बतानी होगी, क्योंकि सर्च इंजन की वर्किंग आप नहीं बता पाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें ही आप बीट हो जाएंगे और वहीं पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, नेम सम टाइप्स ऑफ ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। अब देखो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, आप बता दोगे कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, इसको आप टेक्निकली समझा दोगे। बट जब वो पूछेगा नेम सम टाइप्स ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, तो आपको क्या बताना है। आप तो जनरली समझते हो कि पीडीएफ सबमिशन आप बोल दोगे, जो है पीपीटी सबमिशन आप बोल दोगे, बैक लिंकिंग्स के और जो दूसरे टेक्निक्स है आप उनको बता दोगे। बट ये क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है ये भी बहुत वैल्यू रखता है। अगर ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा रहा होता, 2015 में पूछा जा रहा होता तो इसका आंसर अलग होता, बट अगर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। ऑफ पेज की आपको वो लिंक बिल्डिंग की टेक्निक्स बतानी है जो वास्तव में वैल्यू रखती हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि लिंक बिल्डिंग ही केवल काम नहीं करेगी ऑफ पेज में, हम ऑफ पेज में कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है जो आज की ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो आज की ट्रेंडिंग वर्किंग स्ट्रेटजीज हैं, उनके बारे में आपको इंटरव्यूअर को बताना है। डेफिनेशंस केवल नहीं बता देनी है, पहले क्वेश्चन से मैं भी यही बात आपको बता रहा हूं कि डेफिनेशंस नहीं बतानी है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से उसको ज्वाइन करके, अलाइन करके आपको अपना आंसर फिट करना है। Then the next question is what is a do follow link and no follow link। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, बहुत बार पूछा जाता है और लगभग जो भी इंटरव्यू में जाता है उससे जरूर पूछा जाता है कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर आपको किसी वेबसाइट से नो फॉलो लिंक मिलता है तो आपको किस तरीके का वेटेज मिलेगा, अगर आपको किसी वेबसाइट से डू फॉलो लिंक मिलता है तो आपको किस तरीके का बेनिफिट या वेटेज मिलने वाला है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद व्हाट इज अ robot.txt एंड हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट सिंटेक्स। अब यहाँ पर robot.txt केवल इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा, और पूछता है तो आप एक जनरल सी डेफिनेशन उसकी बता देंगे, बट उसके बाद वो अपना लैपटॉप आपकी तरफ घुमाएगा और बताएगा कि भाई मेरे को आप जो है robot.txt का सिंटेक्स लिख कर दिखाओ। जैसे हम लोग लिखते हैं यूजर, फिर छोटा सा हाइफन, एजेंट, फिर
2 डॉट्स, सेमीकोलंस एंड उसके बाद हम एस्ट्रिक्स लगाते हैं फॉर ऑल बॉट्स, जितने भी हमारे सर्च इंजन है, उसके बाद अलाउ डिसअलाउ, इस तरीके से हम लोग एक robot.txt का सिंटैक्स लिखते हैं। तो वो आपको जो है नोटपैड में लिखना होगा, वो वहां पर आपको दिखाना होगा किस तरीके से हम robot.txt का सिंटैक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू में वेरिएशन आया, वो आपसे प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। तो आपको इस पूरी तैयारी के साथ जाना है, और ये तभी होगा जब वास्तव में आपने प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है या आपका अपना कोई ब्लॉग छोटा सा सेट किया है, उस पे आप काम कर रहे हैं। नो मैटर वो रैंक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बट बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है आपको सब समझ में आएगा। आपका एक कीवर्ड किस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट किया, वो बातें आपको समझ में आएंगी। तो इनिशियली अगर रैंक नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि भाई हमारा जो है 3 महीने में रैंक हो जाना चाहिए था, ये कीवर्ड रैंक नहीं हुआ, बट उसकी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप एसईओ के बहुत से एस्पेक्ट्स सीख गए होंगे, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे आंसर देने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट साइट मैप्स। अब यहां पर भी साइट मैप्स की डेफिनेशन नहीं है, पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से साइट मैप्स क्रिएट करेंगे, XML साइट मैप्स क्रिएट करेंगे। तो आपको वहां पर बताना है कि साइट मैप जनरेटर पर आपको जाना है, फिर वहां पर अपना डोमेन टाइप करना है और उसके बाद साइट मैप्स जनरेट करा लेना है, फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड करने के बाद आप रूट डायरेक्टरी में उसको अपलोड करते हैं, और रूट डायरेक्टरी में अपलोड करने के बाद उसका URL निकाल कर आप जो है सर्च कंसोल में एंटर करते हैं। और ये बात बताने वाली हो गई, और अगर आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ जाए तो और भी अच्छा है। अगर आपसे केवल पूछता ही है, अगर आपसे इंटरव्यू केवल पूछता है कि हाउ टू क्रिएट साइट मैप्स, तो आप उसको ये प्रोसेस भी बता सकते हैं। और अगर आपने ये कह दिया कि सर आई कैन शो यू हाउ टू क्रिएट साइट मैप्स एंड देन आई विल आल्सो शो यू हाउ टू इंप्लीमेंट इनटू सर्च कंसोल, राइट। सो ये इंटरव्यूअर के ऊपर इफेक्ट डालेगा दैट यू हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन डोमेन ऑफ एसईओ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट 10 रैंकिंग फैक्टर्स सजेस्टेड बाय गूगल। गूगल तो कहता है कि लगभग 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं, 200 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कीवर्ड को रैंक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। गूगल ये सजेस्ट करता है। बहुत से ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, बहुत से जो प्रो एसईओ हैं वो भी इसकी बात करते हैं। तो आपको वहां पर 10 रैंकिंग फैक्टर्स को लिखने को बोलेंगे या बताने को बोलेंगे कि 10 आप टॉप के 10 रैंकिंग फैक्टर्स बताइए। तो वहां पर जो ट्रेंडिंग रैंकिंग फैक्टर्स हैं, अब जब आपने अपने उस पर काम किया होगा, आपने अपने ब्लॉग पे काम किया होगा, तब आप इस चीज को और अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे कि वास्तव में 10 ट्रेंडिंग फैक्टर्स कौन से हैं जो मेरे लिए काम किए, राइट। सो इस तरीके से आपको कुछ आंसर्स को जो है ना प्रैक्टिकल वे में रिप्लाई करना है। देन कैन यू डू ब्लैक हैट एसईओ फॉर अस। अब ये कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप हमारे लिए ब्लैक हैट एसईओ कर सकते हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको ब्लैक हैट एसईओ आता है, या ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, या व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, या ग्रे हैट एसईओ क्या होता है। तो यहां पर आपको आंसर किस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि कैन यू डू ब्लैक हैट एसईओ फॉर अस। तो आपको बताना है कि आई डू नो all the techniques of black hat SEO and I also know how to avoid black hat SEO because black hat SEO is not recommended, but we can do gray hat SEO। थोड़ा सा आप जो है 95% white hat और 5% केवल 5% ब्लैक हैट टेक्निक्स को यूज करके हम ग्रे हैट एसईओ यूज कर सकते हैं, बट आई विल नेवर रिकमेंड यू टू डू ब्लैक हैट एसईओ। आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, ताकि उसको ये पता चले कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। ये तो पता ही है, जो सामने से इंटरव्यू देने आया उसको ये तो पता ही है कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, बट अगर वो ये चीज आंसर कर सकता है कि ब्लैक हैट एसईओ हमें क्यों नहीं करना चाहिए, या ब्लैक हैट एसईओ से क्या नुकसान है, या ब्लैक हैट एसईओ से लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होने वाले, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है कि भाई ब्लैक हैट एसईओ आप हमारे लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, जैसे CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। तो इसको भी आप नॉर्मल, क्योंकि क्लिक थ्रू रेट एक मैट्रिक्स है, तो इसको भी नॉर्मल आप डेफिनेशन में ना बताएं, बल्कि अगर एक आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दें तो इट विल बी मोर इंप्रेसिव, राइट। किस तरीके से आप बताएंगे इसको कि क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस इनटू 100 बिकॉज CTR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इनटू परसेंटेज, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो इस तरीके का एक रेशियो होता है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन का रेशियो होता है, और अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमें CTR मिलता है, जो होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि एक परसेंटेज की मैट्रिक्स होती है जो हमें ये बताती है कि कितने हमारे वेबसाइट्स के ऊपर इंप्रेशंस हुए और उस वेबसाइट्स में एक्चुअली कितने क्लिक्स आए, राइट। तो ये है हमारा CTR। उसके बाद बाउंस रेट। तो बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट का क्या मतलब है कि कोई विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है
और आने के बाद वो वहां से एग्जिट हो जाता है, किसी दूसरे पेज के ऊपर नहीं जाता है, तो इट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज अ बाउंस, और इसी की कैलकुलेशन को हम बाउंस रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो है डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। अगर आपको पेपर पेन मिलता है तो आप लिख के दिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला या मैट्रिक्स कैसे काम करती है। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई है रेफरल ट्रैफिक। ऐसे 2-3-4 और मैट्रिक्स हो सकती हैं, आगे आने वाली सीरीज में हम उसको भी कवर करेंगे। तो रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, ये बेसिकली बताता है कि किस सोर्स से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। अगर डायरेक्टली सर्च इंजन से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे सोर्सेस हो सकते हैं, कहीं और से भी ट्रैफिक आ सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो रेफरल ट्रैफिक वो सोर्स बताता है कि कहां से वो एक्चुअली ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। हैव यू एवर यूज्ड गूगल ट्रेंड्स? इफ यस देन फॉर व्हाट पर्पस, राइट? कि अगर आपने गूगल ट्रेंड्स यूज किया है तो किस पर्पस के लिए यूज किया है। तो यहां पर इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाह रहा है कि वास्तव में जब आप कोई टूल यूज करते हो, जैसे आपको टूल के बारे में पता है, टूल की फंक्शनैलिटीज पता है, टूल्स किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें पता है, बट अगर आपको ये नहीं पता कि उस टूल का पर्पस क्या था, मैंने उस टूल को किस पर्पस से यूज किया था और क्या वो पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस में फ्रेम होके आते हैं। जब इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से जानना चाहता है कि भाई आप किसी टूल का पर्पस समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपने सीख लिया भाई चलाना कि भाई ये इससे ऐसे होता है, इससे हमको ये चीज पता चलती है, यहाँ से डाउनलोड होता है, यहाँ से हमको रिपोर्ट्स मिलती हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, बट ओवरऑल उस टूल का क्या पर्पस है, उस टूल के इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां कब कब कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कितना हमको बेनिफिट करने वाला है, कितना टाइम टेकिंग है वो टूल, इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है उस टूल की, ये सारी चीजें आप तभी बता पाएंगे जब आपने डेफिनेटली उसको इन डेप्थ उसको यूज किया होगा। और यूज किस लिए किया होगा, देखिए इसीलिए मैं बहुत बार बार प्रेस करता हूं कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। किस लिए आपने यूज किया होगा, क्योंकि आपको अपने ब्लॉग को रैंक कराना है। केवल अगर आपने सीखने के पर्पस से यूज किया होगा तो आप केवल उसको खोलोगे, इधर उधर थोड़ी से उसकी मैट्रिक्स देखोगे, उसमें क्या क्या दिया है उस टूल में ये देखोगे और उसके बाद आप एग्जिट कर जाओगे, फिर सब भूल जाओगे। बट जब आप अपने ब्लॉग को रैंक कराने के लिए उस टूल को यूज करोगे तो आपके पास एक पर्पस होगा, राइट? तो ये क्वेश्चंस का ट्रेंड्स आज के टाइम में बदलता जा रहा है। अब सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि वास्तव में आपने एसईओ को कितना डीप समझा है और कितना प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों जल्दी से, क्योंकि ये एसईओ स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, एक और सीरीज एसईओ स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाया। उसके बाद एसएमओ, पीपीसी, इन पे मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अलग से आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करवा पाऊं। आज का टॉपिक है एसएमओ इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना शुरू करता हूँ और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केपीआईज, यानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वुड यू रिकमेंड टू रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया एफर्ट्स, राइट? व्हाट KPIs would you recommend to report on social media efforts, यानी जब आप सोशल मीडिया कैंपेन रन करते हैं तो उसकी सक्सेसफुलनेस मेजर करने के लिए आपको कौन कौन से KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसकी बात हम लोग पहले के भी वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी ये चीज मिल जाएगी। तो देयर आर वेरियस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक सोशल कनेक्शंस, जिनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बोलते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। ट्रैफिक डेटा का मतलब हमने कोई पोस्ट बनाई, उस पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी ट्रैफिक डेटा की। मेंशंस, कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशंस, द नंबर ऑफ एक्टिव फॉलोअर्स एंड मेनी मोर। तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कुछ क्वांटिटेटिव चीजें हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में है जहां से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे आंसर्स देने हैं जो क्वांटिटेटिव हो, यानी जिनका कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स हो। तो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जनरली मेजरमेंट बेस्ड मैट्रिसेस होती हैं। नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज कैन यू मेजर सोशल मीडिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई की बात हो रही है कि आरओआई को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं या किस तरीके से आप उसको मेजर करेंगे, क्या प्लस माइनस है आरओआई को लेकर। You should know the company's goals and objectives before starting to track and measure their social ROI.
There are various ways in which it could be measured. सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। अगर आपको यही नहीं पता है कि कंपनी अचीव क्या करना चाहती है, तो आप डेफिनेटली यही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मैट्रिक्स कौन सी हमें फॉलो करनी है। जैसे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उस वक्त हो सकता है कि वो लाइक्स और फॉलोअर्स पे ध्यान नहीं दे रही हो, उसको लगता हो कि भाई हमारी कोई पोस्ट है वो वायरल होनी चाहिए। हमें मतलब नहीं कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने जो है फॉलोअर्स आ रहे हैं, बट मेन थिंग है कि हमारी जो पोस्ट है उसकी रीच बढ़नी चाहिए। जहां हम दिखाना चाहते हैं उसको उसकी विजिबिलिटी वहां तक होनी चाहिए। तो इन दैट केस जो गोल है वो डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है, ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड है कि भाई हमको लाइक्स नहीं चाहिए, हमको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस हमको अपनी पोस्ट की रीच बढ़ानी है। तो इन दैट केस आपको दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, दूसरे तरीके की मैट्रिसेस को मेजर करना पड़ेगा कि हमारी पोस्ट रीच कितनी हो रही है, हमारे शेयर्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि शेयर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोस्ट रीच के। जैसे जैसे शेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोस्ट रीच भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ जो है कैलकुलेशंस हैं, कुछ मैट्रिसेस हैं, कुछ जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आरओआई को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो कस्टमर एक्विजिशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। रीच से हमको पता चल जाएगा, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव अगर रीच का है तो इन दैट केस ट्रैफिक से रिलेटेड अगर है, आप ट्रैफिक चाहते हैं, लीड जनरेशन, रेवेन्यू, क्लिक्स, कॉन्टेस्ट एंट्रीज, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव आप अपना आरओआई मेजर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज सोशल मीडिया इंडस्ट्री। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर भी इंटरव्यूअर आपसे यही जानना चाहता है कि वास्तव में आप जो सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू देने आए, चाहे आपकी वो क्योंकि आपकी फ्रेशर लेवल पर एंट्री हो रही है, तो डेफिनेटली जो आपका डेजिग्नेशन होगा, जो पोस्ट होगी, वो या तो इंटर्न लेवल की होगी, सोशल मीडिया इंटर्न हो सकती है, या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो सकती है। तो इन दैट केस वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी विलिंगनेस है इस पोस्ट को लेकर। कोई भी, चाहे वो कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, एक दो क्वेश्चन सामने से ऐसे जरूर आएंगे जिसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, या जो आपका पैशन है वो इस जॉब के साथ किस तरीके से अलाइन हो रहा है। कहीं आपका पैशन कुछ और है, जॉब आप कुछ और कर रहे हो, तो ऐसे आपका मन ही नहीं लगेगा जॉब करने में और आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं इंटरव्यू में जहां पर इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि आप कितने जो है इंटरेस्टेड हो उस डोमेन को लेकर, उस जॉब को लेकर नहीं बल्कि उस डोमेन को लेकर। जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। विद दिस क्वेश्चन द रिक्रूटर वांट्स टू नो मोर अबाउट यू एज अ कैंडिडेट, राइट। यहाँ टेक्निकल चीजें बात नहीं हो रही, आपके पर्सोना की बात हो रही है, आपके पर्सनल उसकी बात हो रही है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। एंड व्हाई यू चूज टू वर्क एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। Tell them your passion and your enthusiasm to work in the industry in the future. Back your answers with a story with regard to what makes you fitting candidate. ये आपको स्टोरी बता के ये बताना होगा कि why you want to have a job in social media domain, right? So ये आंसर तभी आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज what is your most successful social media campaign and why। यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल नहीं है, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आप अगर आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली, अगर आपने किसी कंपनी में नहीं ज्वाइन किया होगा तो जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे या कोर्स कर रहे होंगे उस वक्त भी आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके कुछ 2-4-5 कैंपेन्स चलाए होंगे, तो उनको आपको वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेयर करना है कि वो मैंने 5 कैंपेन्स चलाए थे, वो मैंने 4 कैंपेन्स चलाए थे, उसमें मुझे किस तरीके से एक्सपीरियंस मिला, क्या मुझसे गलतियां हो, फिर मैंने उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया, राइट। और फिर जो फाइनल आपका कैंपेन था और जो फर्स्ट आपने कैंपेन सेट किया था और फाइनल जो आप कैंपेन सेट किया था, मतलब जो पहला और लास्ट कैंपेन है उसके बीच में आपने क्या क्या सीखा, ये कुछ स्टोरी बना के आपको नरेट करना होगा। और हमेशा वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब आपकी जो लर्निंग का ग्राफ है, आपके जो सीखने का ग्राफ है, वो आप कन्विंस कर पाए सामने वाले इंटरव्यूअर को कि जब मैंने पहला कैंपेन सेट किया था और जब मैं आज कैंपेन सेट करता हूं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, राइट। तो पता चलेगा उससे कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं। भाई जिस पोजीशन से आपने शुरुआत करी थी, अगर आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसी पोजीशन पे हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो आपके आंसर में वो चीज़ दिखनी चाहिए कि वास्तव में आपने
2 महीने में, 3 महीने में किस तरीके से ग्रो किया। बिकॉज मैं पहले भी कह रहा हूँ ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चंस में खुद को एज एन इंडिविजुअल प्रूव करना है। एवरीवन शोज देयर अकम्प्लिशमेंट्स इन द सीवी, लंबी लंबी बातें करते हैं, एंड द चांसेस आर हाई दैट यू हैव डन इट टू। देन व्हाई इज द इंटरव्यूअर पोजिंग सच अ क्वेश्चन। हो सकता है आपने अपनी सीवी में लिखा हो कि भाई हमने जो है अपने इंटर्नशिप के टाइम या अपने कोर्सेज के टाइम 4, 5, 6, 10 कैंपेन्स चलाए हैं, उसका एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया, बट स्टिल और भी ज्यादा डिग करके इंटरव्यूअर उसमें क्वेश्चन पूछना चाहता है। वेल दे विश टू नो अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स इन योर वर्ड्स, राइट। तो वो आपके शब्दों से सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अचीव करते हैं एक लेवल से नेक्स्ट लेवल। दे वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड अ पर्टिकुलर सोशल मीडिया कैंपेन, हाउ यू ट्रैक द सक्सेस एंड व्हाट प्रॉफिट इट मेड टू द कंपनी हो सकता है, या अगर आप पर्सनल अपने लेवल पे कोई कैंपेन चलाए अपने सीखने के लिए, तो वो हो सकता है दिस पर्टिकुलर लाइन डजंट मैटर हियर मच, राइट। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स टू कंसीडर। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी रिसर्च की जो है वो चेक करी जाएगी कि आपकी रिसर्च एबिलिटी कितनी है। सोशल मीडिया पे केवल आप काम ही करते हो या थोड़ा बहुत इधर उधर जाके आप देखते भी हो कि कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं, मतलब कितना एक्सप्लोर करते हो आप अपने डोमेन को। तो ये क्वेश्चंस उस नेचर को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिमिटेड क्वेश्चंस ही आपसे पूछ पा रहा हूँ, या लिमिटेड क्वेश्चंस ही मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, बट इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर करें। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे उसको आंसर करें, और ये भी आपको बताएं कि किस तरीके से उसको आंसर करना है। बेसिकली लाइन जो है आंसर लाइन लिख देना हमारा पर्पस नहीं, बल्कि आपको ये समझना है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या सुनना चाहता है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी यूज हैशटैग्स। आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, और जब भी सोशल मीडिया की बात होती है आप हैशटैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। Whenever a user adds a hashtag to their post, it's able to index by the social networks and become searchable, discoverable by the other user। मतलब एक बार अगर आपने कोई हैशटैग अपनी पोस्ट में लगाया तो वो हैशटैग एज एन डिस्कवरेबल एलिमेंट हो जाता है, एज एन सर्चेबल एलिमेंट हो जाएगा, राइट। उसको यूज करके फर्दर कोई भी जो दूसरा यूजर है वो देख सकता है कि इस पर्टिकुलर हैशटैग के ऊपर कितने और जो है पोस्ट हुई है, राइट। सो बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप हैशटैग्स लगाओ। तो इस तरीके से आपको, अगर ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, तो इस तरीके से आपको उसको वैल्यू बतानी है कि वाकई में हैशटैग्स की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेसबुक ओवरले टूल। तो डेफिनेटली अगर आपने फेसबुक एड्स के ऊपर काम किया होगा तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टूल के बारे में पता होगा कि फेसबुक ओवरले टूल क्या होता है। This tool was designed to make it quick and easy to determine whether your images will pass Facebook test to image ratio requirements। देखो फेसबुक की एक पॉलिसी है, वो कहता है कि आप अपनी इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है टेक्स्ट नहीं भर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट भरेंगे तो आपका जो इमेज है, जो एड है, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा टूल है फेसबुक ओवरले टूल। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में जाइएगा, फेसबुक ओवरले टूल डालिएगा, और वहां पर आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस टूल तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर नॉर्मली अपनी इमेज अपलोड करनी है, और वो आपको बता देगा कि योर इमेज इज अप्रोप्रिएट और नॉट टू रन ऑन द एड्स, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द बेस्ट हैशटैग्स। और ये क्वेश्चन भी उसी चीज से रिलेटेड है कि वास्तव में आप रिसर्च करते हैं कि नहीं। वी कैन यूज टूल्स लाइक हैशटैगify टू फाइंड पॉपुलर एंड रिलेवेंट हैशटैग्स। तो एक टूल है हैशटैगify, जिससे आप देख सकते हो कौन सा जो है आपका हैशटैग इस वक्त ट्रेंडिंग है, ट्विटर पे कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग है, इंस्टाग्राम पे कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग है। तो थोड़ी हैशटैग की रिसर्च करने का ये टूल है, अगर आप नहीं यूज करते तो इसको भी आप एक्सप्लोर करिएगा, बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है इससे। नेक्स्ट इज व्हाट इज फेसबुक इवेंट। फेसबुक रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फेसबुक इवेंट इज अ कैलेंडर बेस्ड रिसोर्स which can be used to notify users of upcoming occasions. Events can be created by anyone and can be open to anyone or private, right? तो ये इस टाइप से बहुत जनरल क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक है, इज इट पॉसिबल टू शेड्यूल ट्वीट्स, या क्या हम अपने ट्वीट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखो फेसबुक पेज के ऊपर तो हमको ये ऑप्शन मिलता है, अगर आपने एक्सप्लोर किया हो तो आपको ये पता है कि फेसबुक पेज के ऊपर हमें ये ऑप्शन मिलता है, बट ट्विटर में डायरेक्टली हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम पोस्ट को शेड्यूल कर पाए। बट बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज ऐसी हैं जो जिनके थ्रू आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे कि
HubSpot का सोशल इनबॉक्स है, एक Zoho का टूल है, उससे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एसईओ इंटरव्यू की कि किस तरीके से जब एक एसईओ इंटरव्यू होता है फ्रेशर की तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों की प्रिपरेशन करनी है, वहां पर इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे पास लगभग 15 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एसईओ फ्रेशर इंटरव्यू में। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करिएगा अपने इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे कि जो 15th क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि वो 15 क्वेश्चन आप मिस ना करें। बल्कि मैं तो कहूंगा आप कोई भी क्वेश्चंस यहां से मिस ना करें, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पर आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड डू यू नो एनी टूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव रिसर्च। यानी कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होती है और क्या आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए, कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए किसी टूल को यूज किया है या कोई सॉफ्टवेयर को यूज किया है आपने। इसका आंसर है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डज द कंपैरिजन between the website which I am optimizing and the website that is ranked highly in the सर्च रिजल्ट्स। देखो कंपटीशन किसका है आपके साथ, ये हो सकता है कि आपके पड़ोस में आपके ही जैसा कोई कंपनी हो। सपोज करते हैं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और मेरी ही बिल्डिंग के पड़ोस में या मेरी बिल्डिंग के ही नेक्स्ट एक और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप कहेंगे कि वो आपका कॉम्पिटिटर है। बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉम्पिटिटर वो है जो बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपसे ऊपर रैंक कर रहा है, क्योंकि आपको उस रैंकिंग को बीट करना है। जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी रैंकिंग को बीट करना है और टॉप पे जाना है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको स्पेसिफिकली इस बात को नोट करना है कि आपका कॉम्पिटिटर आखिर है कौन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए गाइस। एंड उसके बाद अगर आपने किसी भी तरीके के रिसर्च के लिए, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए या बैकलिंक के रिसर्च के लिए अगर आपने कोई टूल यूज किया है, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप हो, ट्रेनिंग हो या अगर आपका कुछ कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है, तो वहां अगर आपने यूज किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 301 रीडायरेक्ट। रीडायरेक्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 301 रीडायरेक्ट क्या होता है। इट इज अ मेथड बाय विच द यूजर इज रीडायरेक्टेड टू अ न्यू यूआरएल, टू ओल्ड पेज यूआरएल. It is a permanent redirect and it is also useful in directing link juice to new URL from old URL. यानी कि जब आप जो किसी पुराने URL से नए URL पर मूव करते हैं, परमानेंटली मूव करते हैं और आपको वापस उस URL पर नहीं ले जाना है, वापस उस कंटेंट पर नहीं जाना है, तो इन दैट केस आप 301 रिडायरेक्ट यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब 301 रिडायरेक्ट आप यूज करते हैं तो जो लिंक जूस है वो भी उसके साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि जो आपके पेज की वैल्यू थी, एसईओ वैल्यू थी, लिंक जूस का यहाँ पर ही मतलब होता है कि जो आपके पेज की एसईओ वैल्यू थी वो भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाती है। एक पेज के ऊपर आपने एसईओ को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट किए थे, तो वो जो वैल्यू उस पेज ने बनाई थी वो भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाती है, नए पेज को वो वैल्यू मिल जाती है। 100% नहीं, लेकिन हम कहेंगे 85-90% ऑफ वैल्यू कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो जनरली जब इंटरव्यू शुरू होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू होता है और उसके बाद जैसे जैसे आप आंसर्स देते जाते हैं इंटरव्यूअर भी अपने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा हार्ड करता जाता है। तो ये क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स। तो इसका आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स आर पेज टाइटल, बॉडी टेक्स्ट एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। इन 3 जगहों पर आप अपने कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट इज which is alt text या what is alt text. Alt text, which is also called as alternative text, also known as alt attributes, alt descriptions and technically incorrectly as alt tags. बहुत लोग alt tags use करते हैं, do not use the word alt tags. Are used within an HTML code to describe the appearance and function of an image on a page. क्योंकि इमेज जो होती है, जो भी HTML पेज के ऊपर इमेज होती, उस इमेज को गूगल का क्रॉलर या कोई भी क्रॉलर नहीं पढ़ पाता, वो नहीं समझ पाता है कि ये इमेज क्या
टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को तो पढ़ लेगा क्रॉलर, बट इमेज को नहीं पढ़ पाएगा। तो इमेज को समझने के लिए कि इमेज कौन सी है, क्या है, उस इमेज का नेचर क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, उसके लिए क्या करता है क्रॉलर, उसके ऑल टेक्स्ट को पढ़ता है। इसलिए ऑल टेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिट रेट एंड बाउंस रेट। तो यहां पर देख रहे हैं आप एग्जिट रेट और बाउंस रेट का मैंने आंसर लिख रखा है। सपोज any web page in your site receives 100 page views covering 100 sessions, but on 10 of those sessions visitors leave your site from this page। यानी 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, 100 सेशंस बने, लेकिन उन 100 सेशंस में से 10 लोग उस पेज से एग्जिट कर गए, तो ये 10% का एग्जिट रेट हो गया, राइट। दिस मीन्स द वेब पेज इज हैविंग 10% एग्जिट रेट। The bounce rate क्या है यहाँ पर? The percentage of visitors to a particular website who navigate away from the site after viewing only one page। यानी अगर इसको समझे तो अगर एक वेबसाइट के ऊपर, एक पेज के ऊपर 10 लोग आते हैं और 10 लोगों में से 5 लोग बिना किसी दूसरे पेज पर गए लिंक को क्लिक किए बगैर वहां से एग्जिट कर जाते हैं, तो उस पेज का बाउंस रेट हो जाएगा 50%। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो बाउंस रेट है वो इंक्रीज ना करे, बल्कि बाउंस रेट आपका डिक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट इज कैन 404 पेजेस अफेक्ट रैंकिंग्स। जो हमारे 404 पेजेस होते हैं, क्या वो रैंकिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं? नो, 404 पेजेस डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट अफेक्ट ऑन रैंकिंग्स। नेक्स्ट इज हाउ डू यू मेजर सक्सेस। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आप सक्सेस को किस तरीके से मेजर करेंगे। तो सक्सेस मतलब आप अपने एसईओ जो आपका कैंपेन है उसकी सक्सेस कैसे मेजर करेंगे। सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको हम केपीआईज भी बोलते हैं, एंड हाउ वेल दे परफॉर्म ऑन एनी बिजनेस। जैसे हर एक चीज के लिए एक केपीआई होता है। जैसे अगर आपको अपनी वेबसाइट से किसी फॉर्म को डाउनलोड कराना है तो वहां पर हमारा केपीआई कन्वर्जन बेस्ड होगा। जितने ज्यादा हमारे डाउनलोड्स होंगे वो हमारा की परफॉर्मिंग जो है इंडिकेटर होगा। जो डाउनलोड्स है, जो कन्वर्जन्स है, उनको हम मेजर करेंगे। वहां पर क्या हमें इंप्रेशंस जैसे किसी मैट्रिक्स को रीड करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें इंप्रेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्लिक से कोई मतलब नहीं है। वो फॉर्म डाउनलोड होना चाहिए, उसको हम एक कन्वर्जन काउंट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस क्या है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कैंपेन पे काम कर रहे हैं। फॉर एन एसईओ द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस इज द परफॉर्मेंस ऑफ केपीआईज। जो आप केपीआईज डिसाइड करके रखेंगे, उन वो केपीआईज कैसे परफॉर्म करते हैं, यही एक अच्छे एसईओ कैंपेन की सक्सेस को डिफाइन करेगा। The next question is, which are the 3 questions that you ask your client prior to start working on any project? यहाँ पर आपको आपकी जो थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर। मैंने इसे बताया कि ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, कोई जनरल एसईओ क्वेश्चन नहीं है जिसको आप जो है एक रटी रटाई डेफिनेशन से बता सकते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर बेसिकली। तो दिस कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर। यू शुड ऑलवेज आंसर by saying that I'll frame 3 specific questions targeting 3 different areas of the client's business। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इंटरव्यूअर को यह बताना है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लेंगे उस वक्त हमें क्लाइंट के बिजनेस को सारे एस्पेक्ट से समझना जरूरी है कि वो बिजनेस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, वो बिजनेस कैसा है और किस टाइप के कंज्यूमर्स उससे इंटरैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले पता करनी है अपने क्लाइंट से, उसके बाद आप उसके प्रोजेक्ट पे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। यानी 360 डायमेंशंस में आपको अपने क्लाइंट से उसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। तो 3 फेजेस को हम लोगों ने 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर रखा है कि इंफॉर्मेशन को हम लोग 3 फेजेस में या मान लेते हैं कि 3 डिफरेंट एरियाज से कलेक्ट करेंगे। These would be focused around business demographics, यानी किस तरीके के लोग बिजनेस से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो। टारगेट लोकेशन, यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही। देन द केपीआईज,
केपीआईज जैसे अभी हमने पहले बात करी कि हर बिजनेस की कुछ ना कुछ केपीआईज होती हैं, कुछ जो है परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम वैल्यू देते हैं अपनी सक्सेस को मेजर करने के लिए कि किस बेसिस पर हम अपने बिजनेस को या जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसको सक्सेसफुल मानेंगे। उसकी कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसकी कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स होनी चाहिए, वो होती है हमारी केपीआईज। कुछ भी हो सकती है, जैसे कॉस्ट पर एक्विजिशन मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ले रखा है, तो ये हो सकता है। तो ये तीसरा फैक्टर है जो बेसिकली आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस को समझने में हेल्प करेगा, और यही वो फैक्टर है जो आपको अपने एसईओ कैंपेन को भी सेट करने में हेल्प करेगा। The cost per acquisition values for each channel the client is investing at present, right? तो ये एक एग्जांपल था यहाँ पर। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, Have you heard of voice search? Tell me one thing which can help to achieve ranking in voice search. कुछ जो पॉपुलर ट्रेंड्स हैं, जैसे आज के टाइम में वॉइस सर्च बहुत पॉपुलर ट्रेंड है, तो इसके इस टाइप के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 39% ऑफ द वॉइस सर्च यूजर्स आर लुकिंग फॉर द बिजनेस इंफॉर्मेशन। कैसे? जैसे वो पूछते हैं जो है गूगल असिस्टेंट ऑन करके कि कॉफी शॉप्स नियर मी, या बार्बर्स नियर मी, या सलून नियर मी, राइट? तो या पिज्जा शॉप नियर मी। तो ये क्या है? बेसिकली बिजनेस इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी हो रही वहां पर। तो वॉइस सर्च के बारे में एक डेटा है कि लगभग 40% की जो वॉइस सर्चेज होती हैं वो बिजनेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए होती है। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है लोकल एसईओ। आपने गूगल माई बिजनेस का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, बल्कि बहुत डिटेल्ड 2 वीडियो मैंने बनाए, उनको मैं यहाँ पर लिंक में मेंशन कर दूंगा। तो लोकल एसईओ को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली सर्च जो वॉइस सर्च है उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसमें भी आपको वेटेज मिलेगा, वहां पर भी आप अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज माय कॉम्पिटिटर एक्स, मतलब कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है, प्लेसेस अबव मी इन द सर्च इंजन। इसका मैंने आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बिना कॉम्पिटिटर की रिसर्च किए आप स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे सकते। इवन 5-10 मिनट की रिसर्च से भी आपको आंसर नहीं मिलेगा कि कोई पर्सन हमसे ऊपर क्यों रैंक कर रहा है एसईआरपीस में। तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी होगी, तभी आप ये बता पाएंगे कि कोई पर्सन क्यों रैंक कर रहा है एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ऊपर, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पर कोई आपको आंसर नहीं दिया। उसके लिए आपको पूरा साइट ऑडिट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के बैकलिंक की एनालिसिस करनी पड़ेगी, उनके कीवर्ड्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी, उनके सोशल मीडिया पेजेस की एनालिसिस करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ फैक्टर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस लिए हमारा कॉम्पिटिटर जो है, कोई भी हो सकता है XYZ, वो हमसे ऊपर रैंक कर रहा है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मैंने जैसे थंबनेल में लिखा था कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टेल मी अबाउट द रीसेंट अपडेट फ्रॉम गूगल सर्च इंजन और गूगल एल्गोरिथम्स। देखिए होता क्या है, जब आप फ्रेशर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर मान के चलता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि वाकई में आप एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं या वाकई में आप एसईओ को एज करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं? ये तभी पता चलेगा जब आपका इंटरेस्ट इंक्लिनेशन उस तरफ होगा। और ये बात कैसे पता चलेगी कि वास्तव में एक पर्सन को एसईओ में इंटरेस्ट है या किसी भी जिसमें वो करियर बनाना चाहता है उस टॉपिक में उसको इंटरेस्ट है? ये बात पता चलेगी कि वो उसकी जो अपडेट्स है, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो उसकी इंसाइट्स आती हैं, कोई भी अगर उसके ऊपर न्यूज आ रही है तो वो कितनी उसके ऊपर नजर बना के रखता है। जैसे आपने आज से 1 साल पहले एक कोर्स किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक कोर्स आपने किया, बहुत अच्छी तरीके से कोर्स किया, प्रैक्टिकल भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद 1 साल बाद आप एसईओ की जॉब लेने जाते हैं, बीच में क्या कोई अपडेट्स नहीं आएंगी? डेफिनेटली अपडेट्स आएंगी। लेकिन अगर कोई रेगुलर पढ़ने वाला है या वास्तव में रियल वे में अगर कोई एसईओ में इंटरेस्ट रखता है तो वो क्या करेगा? भले वो उस ड्यूरेशन में जॉब नहीं कर रहा है, बट वो ट्रेंडिंग चीजों पर जो एसईओ के फैक्टर्स हैं, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं गूगल के सर्च में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, कहीं किसी तरीके का गूगल के एल्गोरिदम में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, कोई नई अपडेट तो नहीं आई है, कोई नए टूल्स तो नहीं आए हैं, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, इन सब पे वो डेफिनेटली नजर रखेगा अगर उसे वास्तव में एसईओ में इंटरेस्ट है।
भले उसे जॉब नहीं मिली उतनी देर तक, उतने बीच में टाइम पीरियड में, कोर्स के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन अगर वो रियली अगर वो इंटरेस्टेड है और पैशनेट है एसईओ को लेकर, तो वो कोई भी इनसाइट्स मिस नहीं करेगा। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरव्यूअर, जिससे आपको जज कर लेता है कि वास्तव में आप पैशनेट हैं एसईओ को लेकर या नहीं। और एसईओ को लेकर नहीं, ये चीज लगभग सभी इंटरव्यूज में लागू होती है। तो कुछ जो ट्रेंडिंग चीजें हैं, जो लास्ट अपडेट्स आई, जो लास्ट रिसेंट इनसाइट्स आई, उन पे आपको नजर बनाते रखनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी ये जो लास्ट था अप्रैल 5 का एक डी इंडेक्सिंग बग था, बहुत पॉपुलर हुआ था, सर्च इंजन लैंड ने उसके बारे में लिखा हुआ था, मॉज ने उसके बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। और जब आई एम नॉट श्योर कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है फिर से कोई नई एक अपडेट आ गई हो। तो आप जो रीसेंट अपडेट्स है, कहने का मेरा मतलब यही है कि जो रीसेंट अपडेट्स हैं इंडस्ट्री में, उन पे आपको बहुत शार्प नजर रखनी। यहाँ पर मैंने लिखा है गूगल कंफर्म्ड अ बग दैट ड्रॉप्ड पेजेस फ्रॉम द सर्च इंडेक्स अराउंड द वीकेंड ऑफ द अप्रैल 5th. Most data suggested drops on April 5th and 7th with about 4% of stable URLs falling off one page. लगभग एक पेज की रैंकिंग गिर गई। ऐसे 4% ऐसे URLs थे जो स्टेबल थे, जो अपनी जगह मेंटेन किए हुए थे, उनकी रैंकिंग्स में डाउन आया। लेकिन बाद में क्योंकि बग था, जब सॉल्व हुआ तो बाद में वो जो है रिकवर हो गई। तो अगर कोई सामने से पूछता है और आप इस तरीके से उसको सेटिस्फाई करते हैं इंटरव्यूअर को, और बताते हैं कि कुछ रीसेंट अपडेट्स, एक दो जो रीसेंट अपडेट्स हैं या इंडस्ट्री में कुछ नया आया है, इसके बारे में, तो डेफिनेटली आप अपने इंटरव्यू कर इम्प्रेस कर पाएंगे और एट द एंड आप जॉब ग्रैब कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू की प्लेलिस्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसमें हम हर सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा हमारा सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस, सिनेरियोज का जो है सामना करना पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की। गाइस, बहुत सी प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जहां पर केवल आपको फेसबुक एड्स के ऊपर काम करना होता है। तो इन दैट केस 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको केवल फेसबुक एड्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो मैंने कोशिश करी है कि कुछ 360 डायमेंशंस में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लें, और फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी अगर आगे टाइम मिलेगा, आगे हम लोग कोई और अपडेट करते हैं इस सीरीज़ को, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम लोग और क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे। बट यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं टच कर पाऊँ और आपको एक्चुअली समझा पाऊँ कि फेसबुक एड्स के इंटरव्यू में क्या होता है। तो सीधे चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर देखते हैं एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक लेकिन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फेसबुक पेज। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली किसी भी चीज़ की डेप्थ को समझने के लिए उसका सबसे बेसिक पॉइंट पकड़ना चाहिए। सबसे पहले इंटरव्यूअर भी इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं इसको सब पता होगा, सब रट के आया होगा, सारी चीज़ें बता देगा, सारे प्रैक्टिकल्स बता देगा, बट फेसबुक पेज को कैसे समझता है ये, क्योंकि पूरा फेसबुक एड्स तो फेसबुक पेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल और टेक्निकल डेफिनेशन आपको देनी है, बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है इसमें, 1 या 2 लाइन में आपको ये बात समझा देनी है कि फेसबुक पेज क्या होता है, ताकि इंटरव्यूअर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वो आपको फंसा देगा। तो आपको टेक्निकली 2-3 लाइन बता के इसको ख़त्म करना है, राइट। ये बहुत बार होता है। तो इसका आंसर है, फेसबुक पेज इज अ टाइप ऑफ पब्लिक प्रोफाइल दैट इज जनरली क्रिएटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ब्रांड, सेलिब्रिटीज, कॉजेज एंड ऑल अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा फेसबुक पेज क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपको नॉलेज है फेसबुक पेज क्या होता है, क्योंकि और फिर डेप्थ में फेसबुक पेज का टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये एक समराइज्ड वे है इस क्वेश्चन को डॉट लगाने का, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन फेसबुक एड्स मैनेजर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फेसबुक एड्स लगाना आ जाता है, बट कई बार हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाला कैंडिडेट यही भूल जाता है कि फेसबुक एड्स में किसी भी पीपीसी मॉडल में कितने लेवल्स होते हैं। तो 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल हमारा कैंपेन का लेवल, दूसरा लेवल हमारा एड ग्रुप का लेवल, और तीसरा लेवल हमारा एड्स का लेवल। कई बार
कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इसको 4 लेवल के मॉडल भी मानते हैं, वो अकाउंट लेवल को पहला लेवल मान लेते हैं। सो दैट्स वेरी क्लियर, कोई इशू नहीं है, तो आप इस बात को ही मेंशन कर सकते हैं। बट बेसिकली ऑन द वेरी मेजर पार्ट जो हमारे पास लेवल्स होते हैं वो 3 ही लेवल्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सीपीएम स्टैंड्स फॉर। देखो मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल चीज़ें, कैलकुलेशंस, ये कभी भी इंटरव्यू से गायब नहीं हो सकती। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर फेसबुक एड्स या कोई भी एड्स का इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करके रखने हैं, डायरी में लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। ये बिगिनिंग लेवल के लिए बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं उनके तो दिमाग में रहता है, या जो 1-2 साल का काम कर चुके उनके तो सारी कैलकुलेशंस दिमाग में रहती है, उनको किसकी ज़रूरत नहीं होती है। बट जो बिगिनिंग लेवल के हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप इस टाइप के सारे फॉर्मूले कहीं एक डायरी में नोट कर लीजिए। फेसबुक एड्स लिखिए, डायरी में उस चीज़ को नोट कर लीजिए। डिजिटल ज़माना है, चाहे तो नोटपैड में रख सकते हैं, मोबाइल के नोट्स में रख सकते हैं, राइट। और देखते रहिए, जब भी मन चाहे आप उनको देखते रहिए। एनीवेज, सीपीएम इज अ डिजिटल मार्केटिंग टर्म विच मीन्स कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। द एम रिप्रेजेंट्स द रोमन न्यूमेरिकल फॉर 1000। अब देखो, आपने बता दिया कि सीपीएम का मतलब जो होता है वो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस होता है, राइट। तो बस यहाँ पे बात खत्म। अगर आप ये बता दोगे कि जो एम का मतलब है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने बताया कि सीपीएम स्टैंड फॉर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर दिस इन दिस सीपी, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर। क्योंकि जब सीपीसी की बात करते हैं तो कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक, सी स्टैंड फॉर क्लिक, समझ में आता है। बट सीपी कॉस्ट पर एम, एम का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर आप तो कह रहे हो कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, और एम का क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि सी का मतलब तो क्लिक समझ में आता है, तो एम का मतलब 1000 इंप्रेशंस, व्हाट इज दिस? तो ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, इसी से मिलता जुलता, राइट। तो इसके लिए जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ें तो थोड़ा डीपली उसको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, द एम रिप्रेजेंट द रोमन न्यूमेरिकल फॉर 1000। 1000 को रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू में हम एम लिखते हैं, तो वो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। मेजर द कॉस्ट ऑफ एन ऑनलाइन एड पर 1000 इंप्रेशन, दैट्स इट। तो दिस इज कंप्लीट। इसके बियॉन्ड सीपीएम से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट। बेसिक लेवल पे नहीं आने वाला है, ठीक है। देन थर्ड इज, let's move to the next slide. What is custom audience in Facebook? अब ये ऑडियंस टारगेटिंग बहुत पॉपुलर चीज़ है, ऑडियंस का सेक्शन आप मिस ही नहीं कर सकते, टारगेटिंग का आप मिस ही नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन या इससे 1-2 मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इंटरव्यू में, डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अ कस्टम ऑडियंस from a customer list is a type of audience that you can create made up of your existing customers. Existing customers क्या होते हैं? हमारे पास कोई डेटा है ऑलरेडी, उस डेटा को हम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। हमें नहीं बताना है फेसबुक के कि तुम जाओ 25 साल के लोगों को ढूंढो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ढूंढो, उनको हमारा ऐड दिखाओ, ये सब हमें कुछ नहीं बताना। हमें कह देना है सीधे, ये लो पकड़ो लिस्ट, इन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। दिस इज बेसिकली कस्टम ऑडियंस। वो लिस्ट कहाँ से आएगी? फेसबुक पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया था, उस फेसबुक पिक्सल ने पकड़ लिया कि आपके वेबसाइट के ऊपर कौन कौन लोग आ रहे हैं, उन लोगों को उठाया, उन लोगों को फेसबुक पे एड्स चिपकाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका कस्टम ऑडियंस, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम बजट ऑन फेसबुक। अगर प्रैक्टिकली आपने ऐड लगाए होंगे तो ही आपको ये आंसर पता होगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख डाले होंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। यू कैन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक विद अ मिनिमम बजट ऑफ ₹40 पर डे, राइट। ये मिनिमम एक वैल्यू है, थ्रेशोल्ड लिमिट है जहां से आप एड स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाई आर फेसबुक एड्स इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी सी यहाँ पर स्टैट्स की बात होगी, नंबर बताने होंगे आपको, फिगर्स बतानी होंगी, फैक्ट्स बताने होंगे। If you are wondering about Facebook ads are important, you can look at these few statistics and see why Facebook boosts 2.32 million monthly active users as of fourth quarter of 2018. 2018 के फोर्थ क्वार्टर की ये रिपोर्ट है। 2.32 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, फिर नॉन एक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, ओवर 2/3 ऑफ एडल्ट्स इन द US यूज फेसबुक। 50% of the adults in the US use Facebook every single day. 51% पॉपुलेशन बहुत हो गई। यानी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो आप कि 10 में से 5 लोग रोज फेसबुक यूज करते हैं, और उसमें से 10 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो अल्टरनेट यूज करते हैं, मतलब हफ्ते में 5 बार भी यूज करते हैं अगर वो, तो वो ऑल डे काउंट नहीं होगा, लेकिन 5 बार वो यूज कर रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं ना कि ऑडियंस कितनी बड़ी है। और एक्टिव ऑडियंस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, वो होती है उसकी एक्टिव ऑडियंस कितनी तेज है, राइट। नेक्स्ट इज वेयर वी वर, डेली फेसबुक यूजर्स एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 41 मिनट्स ऑन फेसबुक ईच डे। अब जो एक्टिव यूजर्स है उनका टाइम 41 मिनट पर डे एवरेज के हिसाब से। हो सकता है कोई 1 घंटा यूज करता हो, कोई 30 मिनट यूज करता हो, तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो कुछ 40-41 मिनट के आसपास आ जाएगा, राइट। तो ये डेटा फिगर्स आप बताएंगे तो इंटरव्यू को लगेगा दम है भाई, बंदे में दम है, पढ़ के आया है, रिसर्च करी है, टूल्स पे काम किया है और सब कुछ। और फिर फर्दर देखो फ्रेशर लेवल के, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी को पता होता है फ्रेशर लेवल का है कितनी नॉलेज होगी, लेकिन वो ये नहीं एक्सपेक्ट करती आपसे कि बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ जाओ। उसको ये मालूम है फ्रेशर लेवल का बंदा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वो खुद ट्रेन कर देंगे आपको। अच्छी कंपनीज के पास ट्रेनर्स होते हैं, अच्छी कंपनीज के पास सीनियर्स होते हैं, वो आपको ट्रेन कर देंगे, नो इश्यूज, राइट। बट विलिंगनेस होनी चाहिए। जैसे वो आपके, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में भी ये बात आई थी कि विलिंगनेस होनी चाहिए, वो क्वेश्चन समझने की विलिंगनेस होनी चाहिए, अपनी निश समझने की विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फेसबुक इज डीपली टाइड इनटू अ कल्चर मेकिंग इट हार्ड फॉर बिजनेस टू इग्नोर। किस तरीके से फेसबुक हमारी लाइफ्स के अंदर पेनिट्रेट कर गया, और अगर हमारी लाइफ्स के अंदर पेनिट्रेट कर दिया तो बिजनेस का जो नेचर होता है वो भी तो हम ही से जुड़ा हुआ है। बिजनेस मतलब कुछ भी है उसमें पीपल तो इन्वॉल्व हैं, ह्यूमंस तो इन्वॉल्व हैं, और जो ह्यूमन लाइफ के अंदर फेसबुक आ गया तो बिजनेस, ह्यूमंस, फेसबुक, ये सारी चीज़ें अलग नहीं है, दीज ऑल आर सेम थिंग्स। व्हेन यू कंसीडर व्हाट एडवर्टाइजिंग चैनल्स टू यूज, यू एट लीस्ट हैव टू कंसीडर इट। मतलब सोशल मार्केटिंग में अगर आपको जाना है तो फेसबुक एड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो पावर आपको बेसिकली फेसबुक एड्स की बतानी है। नेक्स्ट लेट्स सी सम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेसबुक बूस्ट, अगेन अ टेक्निकल क्वेश्चन। बूस्ट अ पोस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो बूस्ट पोस्ट क्या है, देखो फेसबुक में हमें एक सेपरेट एड्स मैनेजर मिलता है, पावरफुल एड्स मैनेजर मिलता है, जहां से हम अपने एड्स रन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद भी फेसबुक ने बड़ी चालाकी से हर पोस्ट के नीचे एक बूस्ट पोस्ट का छोटा सा सेक्शन दे रखा है। क्यों भैया, क्यों दे रखा है? क्योंकि वो चाहती है कि आप फेसबुक को कुछ पैसा दो भाई, उसको भी तो अपना बिजनेस करना है। तो जो बूस्ट पोस्ट है वो सबसे आसान तरीका है अपनी पोस्ट को बूस्ट करने का, यानी उस पर एक पेड कैंपेन चलाने का। बड़ा यूजर फ्रेंडली है, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, को बस एक बटन पर क्लिक करना है, पोस्ट के नीचे 2-4 चीज़ें पूछी जाएंगी, बजट पूछा जाएगा, टारगेट ऑडियंस पूछी जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका पोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप उस पर एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और कब ये पोस्ट बंद होनी चाहिए। ऐसे मतलब छोटी बहुत चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में वहाँ पर कुछ नहीं होता है कि भाई हमको बहुत डीप टारगेटिंग करनी है, अगर बहुत एनालिटिकल जो है टारगेटिंग करनी है तो वो फेसबुक बूस्ट के फीचर से हो जाए। तो फेसबुक ने बड़ी चालाकी से काम किया कि भैया जो नए यूजर्स है उसने ये एनालाइज किया कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो फेसबुक एड्स मैनेजर, जो फेसबुक का टूल है एड्स के लिए, उस पर चले जाते हैं, बट जो नए लोग हैं यार उनको भी तो हमें टारगेट करना है, उनसे भी तो हम लोगों को पैसा लेना है, उनके भी तो बिजनेस को बूस्ट कराना है। तो उन्होंने एक छोटा सा जो है छोटा सा इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया इसके लिए कि भैया यहाँ से आप ये काम कर लो। सो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि सिंपल जो है, सिंपल एड मैनेजर जो है जनरल पीपल के लिए, जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए यहाँ पर फेसबुक बूस्ट की फीचर दी हुई है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल डू फेसबुक एड्स वर्सेस बूस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई कि फेसबुक एड्स जो है वो बहुत डिटेल्ड है, एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है। मतलब अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको फेसबुक एड्स यूज़ करने में मज़ा आ जाएगा, फिर आप समझ पाएंगे कि फेसबुक एड्स कितना पावरफुल है, क्या पावर है, कितनी डीप टारगेटिंग आप कर सकते हैं, कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आप अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बूस्ट में नहीं होती हैं क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा फीचर्स नहीं होती हैं। दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस एंड दैट इज़ वाई पीपल बेसिकली प्रिफर फेसबुक एड्स ओवर बूस्ट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नैरो ऑडियंस इन फेसबुक। अगर बहुत डीप टारगेटिंग करने में बंदा इंटरेस्ट रखता है, वास्तव में उसे फेसबुक एड्स का मज़ा लेना है, फेसबुक एड्स से सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, तो ये पॉइंट उसे मिस नहीं हो सकता कि भैया नैरो ऑडियंस फेसबुक में क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएट अ फेसबुक लुक अलाइक ऑडियंस एंड देन नैरो इट डाउन बाय फिल्टरिंग द टारगेट ऑडियंस बाय डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब है एक ऑडियंस आपने सेलेक्ट करी कि भाई हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं,
उसके बाद हम और शॉर्ट कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं उसको, कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उन्हीं को टारगेट करना है जो केवल मैथमेटिक्स से हैं, मतलब जो बायोलॉजी नहीं ले रखा है, जिन्होंने मेडिकल स्ट्रीम नहीं ले रखी है, जिन्होंने मैथमेटिक्स स्ट्रीम ले रखी है, उन्हीं को हमें टारगेट करना है। तो ये होती है हमारी नैरो ऑडियंस। तो अगर किसी को वास्तव में इंटरेस्ट है फेसबुक एड्स में, तो ये फीचर वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि इस फीचर से वो एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचता है जहां पर उसे अपने ऐड को पहुंचाना है। मतलब बिल्कुल राइट ऑडियंस को टारगेट करने का नैरो ऑडियंस बहुत अच्छा तरीका है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको जज करने के लिए होते हैं। नैरो ऑडियंस क्या होती है, ये क्या होता है, ये सब आप रट के चले जाओगे, बट जब आप उसका आंसर फॉर्म करोगे तो वो इंटरव्यूअर समझ पाएगा कि वास्तव में आप केवल पढ़ के आ गए हो नैरो ऑडियंस, या आपने प्रैक्टिकल किया है नैरो ऑडियंस की वैल्यू को, आप समझते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझते हो। तो मैं आपके दिमाग में बार बार यही डालना चाहता हूँ कि भाई आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर मत करो। आप समझो कि कोई टॉपिक जो है, कोई जो टूल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट। इंटरव्यू में 200% आपको यही काम देने वाला है, right? So let's move to next question. Why should we hire you for running Facebook ads? इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। इसका आंसर मैंने केवल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अगर फेसबुक एड से रिलेटेड है और आपके सामने ये क्वेश्चन आता तो आप क्या आंसर करते। नेक्स्ट वीडियो में या 2-3 वीडियोस के बाद डेफिनेटली मैं इसका आंसर कवर करने वाला हूँ। यहाँ किसी वीडियो में अगर आपसे मिस हो जाए तो मैं उसको हमारे जो चैनल का कम्युनिटी वाला सेक्शन है, राइट, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो ऊपर टैब में आप देखेंगे कम्युनिटी का सेक्शन होता है, वहाँ पर इसको पोस्ट कर दूंगा, इसके आंसर को। लेकिन क्योंकि इसका आंसर मज़ेदार होगा तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, 2-3 मिनट का अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा उसका, अगर डिमांड होगी, स्टूडेंट्स चाहेंगे। बट पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका आंसर मेरे को एक बार दें, राइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। तो गाइस चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये लगभग मैंने 5-6 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जो टेक्निकल डेफिनेशंस है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तब। तो ईमेल मार्केटिंग में इन टेक्निकल टर्म्स को सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको एक बार एक ही क्वेश्चन के अंदर समराइज करके लिख दिया ताकि 5-6 चीजों को आपको यहाँ पर एक साथ आंसर मिल जाए। पहला है ओपन रेट, सेकंड वन इज क्लिक थ्रू रेट, थर्ड इज हार्ड बाउंसेस, सॉफ्ट बाउंसेस, कंप्लेंट और अब्यूज रेट, एंड द फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज फॉरवर्ड रेट। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ मैट्रिसेस हैं जो आपके काम आ सकती हैं और ईमेल मार्केटिंग में ये टर्म्स बहुत नहीं। ओपन रेट का मतलब होता है it refers to the number of people in an email list who opened your email message. Normally open rate is expressed as a percentage. एक परसेंटेज होता है, 10 लोगों को आपने मेल भेजा, 10 में से 5 लोगों ने अगर जो है आपके ईमेल को ओपन कर लिया तो बेसिकली 50% ओपन रेट हो गया। फिर भी माना जाता है जब आप बल्क मैसेजेस करते हैं, मैसेज फायरिंग करते हैं, जो ईमेल फायरिंग है वो करते हैं, इन दैट केस अगर 20-25% भी जो है आपका ओपन रेट है तो इट्स अ नाइस थिंग। Click through rate is measured as a percentage and can be understood as the number of the recipients out of 100 who clicked somewhere on your mail. हम जो मेल भेजते हैं उसके ऊपर जब मेल की टेम्पलेट पे कोई क्लिक करेगा तो वो एक दूसरी जगह पर रीडायरेक्ट होके जाता है, तो वो क्लिक्स की काउंटिंग हम लोग करते हैं क्लिक थ्रू रेट से। 1000 इंप्रेशंस में पर 100 इंप्रेशंस में कितने क्लिक्स हुए ये हम मेजर कर सकते हैं। The next thing is hard bounces and soft bounces. Hard bounces क्या होते हैं? वो सिचुएशन जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो और ईमेल जो है गलत हो या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पता चला आपने एक लिस्ट बनाई 10 लोगों की, उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके ईमेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली 8 ही लोगों को जाएगा। वो अलग की बात है, वो उस पर क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं या नहीं करते हैं, बट डिलीवर ही जो है 2 लोगों को नहीं होगा क्योंकि उनके ईमेल एड्रेसेस ही वैलिड नहीं थे या वहां पर सही से नहीं पड़े हुए थे। तो ये जो है ना, ये हार्ड बाउंसेस में काउंट होगा। सॉफ्ट बाउंसेस क्या होता है? व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू एन इनबॉक्स दैट इज ऑलमोस्ट फुल, मतलब जब भरा हुआ कोई इनबॉक्स है ऑलरेडी रेसिपिएंट का और आप उसको मैसेज भेजते हैं तो वो जो है सॉफ्ट बाउंस में काउंट होगा।
एज सून एज जैसे ही वो पर्सन जो है अपना इनबॉक्स क्लियर करेगा या टॉप के जो मैसेजेस हैं उनको डिलीट करेगा, वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो हमारा भेजा हुआ ईमेल है वो उसके इनबॉक्स में। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉफ्ट बाउंस कंप्लेन और अब्यूज रेट। This tells you about the subscribers who actually labeled your email as spam. It is advisable to not let your complaint rate get over 0.05%. तो यहाँ पर एक लिमिट है आपके पास कि भैया इससे ऊपर आप मत ले जाइए, अपने जो आपका कंप्लेन रेट है उसको मत ले जाइए। कंप्लेन रेट क्या होता है? कंप्लेन रेट का मतलब है कि आप जो है धड़ाधड़ लोगों को ईमेल्स भेजना शुरू कर रहे हैं। सपोज करते हैं 100 लोगों को आपने ईमेल डाल दिया। अब उन 100 लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके ईमेल को स्पैम मार्क कर दें। तो ये जो वो स्पैम मार्क करते हैं, बेसिकली रिपोर्ट अब्यूज करते हैं या स्पैम मार्क करते हैं, तो दिस कम्स अंडर द कंप्लेंट। तो आपको अवॉइड करना है ये चांसेस ना हो। और ये कब होंगे? जब आप अपनी ईमेल की टेम्पलेट को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करेंगे और रिलेवेंट लोगों को भेजेंगे। सपोज करते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी ने न्यूज़लेटर साइन अप किया और उसको आप ईमेल के थ्रू न्यूज़लेटर्स भेज रहे हैं, तो दैट्स वेरी फाइन थिंग, दैट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट कहीं से आपको कुछ बल्क ईमेल्स मिल गए और आप उनको मेल भेजना स्टार्ट कर देंगे, इट्स नॉट फाइन। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको स्पैम में डाल देंगे। और जब आपको स्पैम में डाल देंगे तो जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं वो एक तो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद आपका कैंपेन की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, और हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, आप फर्दर ईमेल्स ना भेज पाए। तो ये अवॉइड करना है। फॉरवर्ड रेट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिस मैट्रिक ब्रिंग्स स्माइल टू द फेस ऑफ द ईमेल मार्केटर एज इट टेल्स अबाउट हाउ ऑफन पीपल ओपन, रीड एंड देन लाइक योर ईमेल मैसेज सो मच दैट दे शेयर्ड इट विद समवन एल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ द फॉरवर्ड रेट इज हाई, इट मींस दैट पीपल आर एंगेजिंग विद योर ईमेल, दैट व्हाट वाज योर एक्चुअल मोटो बिफोर स्टार्टिंग एन ईमेल कैंपेन। यही तो आप चाहते हैं कि लोग आपके ईमेल से इंगेज हो, उसको पढ़ें, उसको फॉरवर्ड करें। तो अगर वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बाकी सारी मैट्रिसेस तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई। भाई ईमेल खुल भी गया, लोगों ने पढ़ भी लिया, क्लिक भी कर दिया, फॉरवर्ड भी हो गया। तो फॉरवर्ड इज बेसिकली द एंड फेज ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ईमेल, राइट। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज कैन स्पैम एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अगर आप ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आप इंटरव्यू देने गए हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ लॉ दैट सेट द रूल्स फॉर कमर्शियल ईमेल। कुछ कमर्शियल जो ईमेल होते हैं, जो हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हो, उस टाइप के जो ईमेल्स होते हैं उसमें कैन स्पैम एक्ट लागू होता है। Establishes requirements for commercial messages, gives the recipients the right to stop you from emailing them, right। वो unsubscribe का ऑप्शन आप देखते होंगे, आपको भी ईमेल में मिलता होगा, दिस इज एक्चुअली दैट थिंग। Spells out tough penalty for violations, टफ पेनाल्टीज आपकी ईमेल जो है ब्लॉक करी जा सकती इन केस अगर आप इन जो सजेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो नहीं मानते हैं, अगर आप कैन स्पैम एक्ट की। What should be your checklist before sending the email? कुछ तो होगा ऐसा, जैसे आपने टेम्पलेट बनाई, टेम्पलेट बनाने के बाद जो है आपने अपना मैसेज ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, और उसके बाद जब आप एक्चुअली जो हिट करने वाले होते हैं फायर बटन, उस वक्त जब कैंपेन आप स्टार्ट करते हैं, उस वक्त कुछ फाइनल चीजें हैं जो आप देखना चाहेंगे अपनी ईमेल टेम्पलेट में। उसकी लिस्ट मैंने लिखी है। नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ईमेल। अपने ईमेल सेंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या था ईमेल का। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू वांट फ्रॉम द रिसीवर। Check the list of the supporting documentation you should attach to your communication, right। अगर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मेल भेजना है और अगर आप उसका ब्रोशर उसके साथ अटैच कर दें पीडीएफ में या जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में, तो इट विल बी वेरी नाइस थिंग। पता होना चाहिए कि ईमेल को हम किस तरीके से अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा यूजर है वो वास्तव में उससे इंगेज हो और वो बेनिफिटेड हो, उसको ऐसा न लगे कि ये सब भाई स्पैम जैसा कुछ आ गया है मेरे पास। Then does your subject line successfully summarize your email message? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप इंटरव्यूअर को बताना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ही मेन चीज होती है जो यूजर है, जो रेसिपिएंट है, उसके माइंड में पिच करती है कि वास्तव में कहीं ये स्पैम तो नहीं है, तो वो रियल होनी चाहिए। चेक स्पैम स्कोर एंड देन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई योर कंटेंट, राइट। तो अगर आपका कंटेंट स्पैम जैसा है, स्पैम वर्ड्स हैं, टूल से आप चेक कर सकते हैं कि स्पैम तो नहीं है, तो उस स्पैम स्कोर को आप चेक करें और उसके बाद फर्दर जो है आप अपने ईमेल कैंपेन को स्टार्ट करें।
राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम एंड डे टू सेंड ईमेल्स। अब आप समझो कि लोग ईमेल्स कब कब जो है पढ़ना पसंद करेंगे। तो जनरली आज भी माना जाता है, आज भी ये बात माना जाता है कि सबसे ज्यादा ओपन रेट्स हैं वो आपको मॉर्निंग के टाइम में मिलेंगे। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ईमेल मॉर्निंग में पढ़ा जाए या जो है इवनिंग में 7 बजे के बाद, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे के बाद, क्योंकि उसके बिटवीन फिर लोग बिजी रहते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है ईमेल पढ़ने का। बट फिर भी क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है तो ये आपको एनालिटिक्स करनी पड़ेगी कि आपका कैंपेन किस वक्त परफॉर्म करे, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि ऑन द गो आजकल लोग ईमेल्स नहीं रीड करते, बट लेंदी ईमेल्स जो होते हैं डेफिनेटली कोई भी पर्सन ऑन द गो नहीं रीड करता है या नहीं एक्सेस करता है। नेक्स्ट इज व्हेन वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू यूज द सीसी फीचर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके इन डेप्थ नॉलेज को चेक किया जा रहा है कि सीसी फीचर क्या होता है, कब आखिर यूज करना चाहिए। तो एक्चुअली you find a press release and it is relevant to everyone in the office. That's very basic answer I have written. अगर हमें लगता है कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रेस रिलीज मेरे पास आई है और मैं इसको सबके साथ ऑफिस में शेयर कर सकता हूँ, देन आई विल यूज सीसी। दैट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे एक आपको रियल लाइफ का एग्जांपल बताना है। देन व्हाट इज अ व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट क्या है, नाम से पता चला है ब्लैक लिस्ट नहीं है, व्हाइट लिस्ट है। तो व्हाइट लिस्ट क्या है कि जैसे आपने कैंपेन्स बनाने शुरू किए, आपने अपनी ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बनानी शुरू करी। तो जब आप ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बनाते हैं उस वक्त आप बहुत से ईमेल्स को फिल्टर आउट कर देते होंगे। उसके बाद एक फाइनल ईमेल्स की लिस्ट बनती है कि भाई इन लोगों को हमें अपना कैंपेन दिखाना है, इन लोगों को हमें अपना जो ईमेल है वो सेंड करना है। तो वो जो फाइनल जो बिल्कुल लिस्ट होती है हमारी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज white list, a list of pre-authorized email addresses that will deliver regardless of spam filter. That is basically white list. Next is, have you ever used any email marketing tool? So क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपके समझने के लिए कि क्या आपने कभी कोई ईमेल मार्केटिंग टूल यूज किया है कि सीधे आप पढ़ के आगे इंटरव्यू देने। तो यहाँ पर जो भी आपने यूज किया होगा आप उसको लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज किया है, उसका आंसर आप देंगे और फिर फर्दर अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो उस टूल से रिलेटेड आप आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मेलचिम्प। व्हेन यू ऑप्टेड फॉर द मेलचिम्प, व्हाई यू ऑप्टेड फॉर द मेलचिम्प एज अ ईमेल मार्केटिंग टूल। मेलचिम्प ही क्यों, बहुत सारे हैं तो मेल ही चिम्प ही क्यों। तो थोड़ा सा आपको फीचर बताने ताकि इंटरव्यू को पता चल पाए कि नहीं भाई अच्छे तरीके से आपने मेलचिम्प पे काम किया है। द मेन रीजन फॉर दैट इज बिकॉज मेलचिम्प इज अ ग्रेट यूजर इंटरफेस। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। इट लेट्स अस सेंड ईमेल्स, मैनेज सब्सक्राइबर्स, ऑफर सुपर ट्रैकिंग, सेटअप auto responders, create beautiful email templates, target subscribers and split test, A/B टेस्टिंग करते हैं to our campaigns। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। इससे समझ में आ जाता है कि नहीं भाई 10-12 एस्पेक्ट्स अगर ये बता ले रहा है तो डेफिनेटली इसने अच्छे तरीके से काम किया है जो है मेलचिम्प के ऊपर। कैन यू क्रिएट एन ईमेल सैंपल फॉर अस ऑन मेलचिम्प। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज हो गई, प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर उनको करके दिखाना है किस तरीके से आप मेलचिम्प के ऊपर एक ईमेल टेम्पलेट बना सकते हैं, फिर किस तरीके से उसको एक डेमो आपको करके दिखाना है। मैं ये सारे ही क्वेश्चंस में लगभग बताता हूँ कि डेमो की जरूरत पड़ेगी। इज ईमेल मार्केटिंग स्टिल यूज्ड इन 2019। अब ये अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि क्या आप खुद श्योर हो ईमेल मार्केटिंग के फ्यूचर को लेके, या बस जॉब चाहिए इसलिए आप आ गए, या रिसर्च कर रखी है आपने, आपने अपने लिए भी कुछ सोच रखा है, अपने इंडस्ट्री को भी स्टडी कर रखा है। तो डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग का फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, अप्स डाउन्स होते हैं बट उसी के हिसाब से हम ऑप्टिमाइज भी कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का टाइम आ गया तो हमने क्या किया, हमने अपनी टेम्पलेट्स को मोबाइल ओरिएंटेड कर दिया, राइट। और ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के थ्रू ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स हो गए हमारे, हमने किसी समझते हैं सोचते हैं कि जैसे IRCTC के ऊपर हमने कोई ट्रेन बुकिंग करी, राइट, और उस बुकिंग का तुरंत टिकट जो है, ई टिकट जो है हमारी ईमेल पे आ जाता है, तो डेफिनेटली हम उसको एक्सेस करेंगे। तो ईमेल खत्म नहीं हुआ है, देयर आर यूजेस ऑफ ईमेल एंड ईमेल मार्केटिंग। सो जब ईमेल के यूजेस हैं तो ईमेल मार्केटिंग के भी यूजेस होंगे। सो गाइज, this is basically to judge that how aware you are about the email marketing industry. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो गाइज चलिए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर
पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली हार्ट है गूगल एड्स का, राइट। जो कंप्लीट मैकेनिज्म है गूगल एड्स का, उसका हार्ट है, उसकी मेन जान है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्कोर। यहाँ पर बेसिक समझने में स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। उनको लगता है कि हम पैसा दें और पैसा देने के बाद हमारा ऐड चल जाएगा, और अगर हमें किसी ऐड को ओवरटेक करना है, यानी कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर का ऐड हमसे ऊपर दिख रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा ऐड उनसे ऊपर दिख जाए, तो हम ठीक है, अगर वो 5 रुपए की बिडिंग कर रहे हैं तो हम 6 रुपए की बिडिंग कर देंगे और हमारा ऐड हमारे कॉम्पिटिटर से ऊपर दिख जाएगा। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ये हो सकता है बट ये हमेशा नहीं होगा। गूगल ये कभी नहीं करेगा कि आप पैसे देकर किसी के भी ऐड को ओवरटेक कर जाओ। आपकी अपने वेब पेज की कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अपने लैंडिंग पेज की कोई क्वालिटी नहीं है, आपके ऐड की कोई क्वालिटी नहीं है, बस आप पैसा दे रहे हो और अपने कॉम्पिटिटर को ओवरटेक कर जाओगे, ये पॉसिबल। तो उस कॉम्पिटिटर को ओवरटेक करने के लिए बिडिंग तो एक फैक्टर है, बिडिंग के साथ एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो होता है हमारा क्वालिटी स्कोर। तो ये आपको समझाना है कि क्वालिटी स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस, ये समझाना है आपको इंटरव्यूअर को, तभी आप उसको कन्विंस कर पाएंगे कि यू नो अबाउट क्वालिटी स्कोर। सीधे फॉर्मूला नहीं बता देना है क्वालिटी स्कोर का, सीधे ये नहीं बता देना है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्वालिटी स्कोर। गूगल हमको क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि गूगल एड्स में रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऐड को रैंक ही नहीं करा पाएंगे तो आपको गूगल एड्स चलाने का क्या फायदा, या अपना ऐड चलाने का क्या फायदा अगर आपका ऐड रैंक ही नहीं हो रहा है। तो उसमें क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस रोल के इंपॉर्टेंस की वजह से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अपने आप बहुत हाई हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, एक बार जनरल आंसर देख लेते हैं, टेक्निकल आंसर देख लेते हैं, उससे ही आपको मीनिंगफुल चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। Quality score is a metric which is calculated for each keyword between 1 to 10. The quality score defines the quality of the keyword compared with ads and landing page. This metric is used to calculate the ad rank, which is used to calculate the ad position. तो जो ad position है कि हमारा ad तीसरे नंबर पे दिखेगा या चौथे नंबर पे दिखेगा, ये इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि आप बिडिंग कितना लगा रहे हो। हाँ, कुछ हद तक डिपेंड करता है, बट इसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, वो है क्वालिटी स्कोर। आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, आप ऐड चला रहे हो शूज बेचने के लिए, आप जूते बेचना चाहते हो और उसके लिए आप ऐड चला रहे हो, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू आप शूज बेचते हो। बट जब हम उस लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि वहां कहीं पर शूज की बात नहीं हो रही है, वहां पर सॉक्स की बात करने लगे आप, या आपने ऐड चलाया स्पोर्ट्स शूज का और जब हम आपके क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जाते हैं तो वहां हम देखते हैं फॉर्मल शूज हैं। तो लैंडिंग पेज की क्वालिटी गड़बड़ हो गई। तो ये जो लैंडिंग पेज की क्वालिटी होती है ये गड़बड़ है, क्योंकि यूजर क्या सर्च कर रहा था, यूजर चाहता है स्पोर्ट्स शूज खरीदना, स्पोर्ट्स शूज खरीदता है, आपका ऐड दिख जाता है, सपोज करते हैं अगर आपका ऐड दिख जाता है, बट उस ऐड पर जब वो क्लिक करेगा तो लैंडिंग पेज कौन सा दिखेगा, फॉर्मल शूज का। अब यूजर को क्या चाहिए, स्पोर्ट्स शूज, ऐड उसे दिखा स्पोर्ट्स शूज का, लैंडिंग पेज फॉर्मल शूज का। यूजर आएगा और उसका एक्सपीरियंस खराब होगा और बाहर निकल जाएगा वो, यानी कि आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर जाएगा। ये गूगल को पसंद नहीं है। गूगल कहता है कि अगर मेरे थ्रू आपके वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है तो उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, और बेस्ट एक्सपीरियंस कब मिलता है उसको, जब आपके लैंडिंग पेज अच्छा हो। तो वो जो क्वालिटी स्कोर है वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड है कि कीवर्ड का जो कीवर्ड की मीनिंग है, जो कीवर्ड डिफाइन करता है, वही सारी चीजें अगर लैंडिंग पेज में है तब तो अच्छा क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर नहीं मिलेगा। और क्वालिटी स्कोर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एसईओ के पॉइंट को भी टच करता है कि यूआरएल आपका कैसा है, लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, ये सारी चीजें भी उसमें काउंट होती हैं। तो ये है बेसिकली क्वालिटी स्कोर का फंडा, और यही डिसाइड करता है आपकी एड रैंक। तो ये कभी मत समझिएगा कि केवल बिडिंग से आपका काम बन जाएगा, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले नंबर पर मैंने रखा। ये 2-3 चीजों को समराइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज एक्चुअल सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। हम बिडिंग लगाते हैं, हमने लगाया पैसा 10 रुपए, राइट। तो सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10 रुपए लगाए, बिड कर रहे हैं हम 10 रुपए के ऊपर, बट कोई जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो बिड कर रहा है 6 रुपए के ऊपर।
तो हमें उसको बीट करने के लिए कितना पैसा देना है? 6 रुपए 1 पैसा। मतलब हमारा काम 6 रुपए 1 पैसे में हो जाएगा, 10 रुपए में नहीं होगा। तो अगर हमने 10 रुपए जो अपनी बिडिंग लगाई थी, क्या वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है? नहीं, एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक वो नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक होगी हमारी 6 रुपए 1 पैसा। यहां पर देखते हैं टेक्निकल आंसर क्या लिखा हुआ है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ क्लिक फॉर एन एडवर्टाइजर इन एन ऑक्शन, द एक्चुअल सीपीसी इज कैलकुलेटेड इन रियल टाइम, यानी रियल टाइम जब उस वक्त क्लिक होता है उस वक्त, and we cannot know the actual CPC but we can see the average CPC। एक्चुअल सीपीसी हम नहीं देख सकते। क्यों एक्चुअल सीपीसी नहीं देख सकते? किसी बार हमको कॉम्पिटिटर को बीट करने में 6 रुपए 1 पैसे लगे, किसी बार हमें कॉम्पिटिटर को बीट करने में 6 रुपए 10 पैसे लगे, तो हम एक्चुअल सीपीसी वी कैन नॉट कैलकुलेट। हर क्लिक के बाद एक्चुअल सीपीसी, हर क्लिक के बाद एक्चुअल सीपीसी, या आप समझ रहे हैं ना? 6 रुपए 1 पैसे, फिर 6 रुपए 10 पैसे, फिर 6 रुपए 15 पैसे। तो ऐसे कितनी सीपीसीज आप लाओगे? 1000 क्लिक हुए तो 1000 एक्चुअल सीपीसीज की आप बात करोगे। इसलिए एक्चुअल सीपीसी से अच्छा हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज सीपीसी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी टेक्निकलिटी, मतलब डीप टेक्निकल क्वेश्चंस में आता है कि आप ये समझ पाओ कि एक्चुअल सीपीसी क्या होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी हुई है, एक्चुअल सीपीसी इज इक्वल टू ऐड रैंक टू बीट। कितनी ऐड रैंक आपको चाहिए? डिवाइडेड बाई क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। whatever the currency is, यहाँ पर डॉलर लिखा है बट इट डिपेंड्स whatever the currency is। अगर आपकी करेंसी रुपी है तो इट विल बी इक्वल टू 1 पैसा, राइट? फाइन। तो 1 पैसा का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया 6 रुपए 1 पैसा। इट्स नॉट लाइक 6 रुपए 10 पैसा। 6 रुपए का ऐड कॉम्पिटिटर का चल रहा है तो आपको उसके ऐड को ओवरटेक करने के लिए 6 रुपए 1 पैसे में आपका काम बन जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्चुअल सीपीसी। होप समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में पूछिएगा, इजी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आपको आसान लगे आप पूछिए। हम कोशिश करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई कर सके। यहाँ पर नहीं, आप हमसे कम्युनिटी में, जो हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कई बार रिक्वेस्ट आती है हमारे ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, तो गाइज यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम सीरीज़ के ऊपर कोई वीडियो ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज़ बना दें और फ्रीलांसिंग के ऊपर आप एक सीरीज़ बना दें। डेफिनेटली हम समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं हमसे, और हम लोग बीच बीच में पूछते भी रहते हैं कि इस टाइप की सीरीज़ आपको चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी एक सीरीज़ में लग जाते हैं तो फिर वहाँ पर बीच में जो है एक दूसरी सीरीज़ को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने फेसबुक की सीरीज़ बनाई थी, फिर ट्विटर की सीरीज़ बनाई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि इंटरव्यू की एक सीरीज़ बना देते, क्योंकि फ्रेशर्स बहुत थे हमारे चैनल पर जो ये बात कह रहे थे कि हमें इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कि ठीक है, समराइज़ करके एक बार 100 क्वेश्चंस के आसपास या 60 70 80 क्वेश्चंस के पास आसपास हो जाएंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स भी हो जाएंगी उसमें, तो उन लोगों को बेनिफिट होगा। बट आप ये मत समझिए कि जो सीरीज़ आप मांग रहे हैं वो मिलेगी नहीं आपको। हो सकता है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट डेफिनेटली जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको भी वो सीरीज़ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर ऑन सीपीसी एंड ऐड पोजीशन। इन्हीं दोनों का समराइजेशन है। आपने क्वालिटी स्कोर बता दिया, सीपीसी बता दिया। जनरल, अगर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा, अगर आप ये दो जनरल क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं, फिर फटाक से अगर आपने इनको डिटेल में नहीं समझा है तो फटाक से तीसरा क्वेश्चन यही आने वाला है आपके सामने, राइट? क्वालिटी स्कोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीपीसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐड पोजीशन। मैथमेटिकल टर्म है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कई भी बार भी जब हम कैलकुलेटिव नंबर्स में बात करते हैं तो ये चीजें आती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम ए को बढ़ा रहे हैं तो बी भी बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आपका अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, आपका कोई घर बन रहा है, और उसको करने के लिए 2 लेबर आपने लगाए हैं, ठीक है, और 1 लेबर और आप बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी नंबर ऑफ लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, राइट? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन है। दूसरा, इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर आपके पास 2 लेबर लगे हुए थे और अगर आपने तीसरा लेबर बढ़ाया तो क्या होगा? जो काम पहले 3 घंटे में हो रहा था वो 2 घंटे में हो जाएगा। भाई लेबर इंक्रीज हुआ तो काम का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, काम तेजी से होगा। तो यहां पर कौन सी रिलेशन है? एक चीज बढ़ाई यानी नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाए तो घटा क्या? टाइम। तो ये जो रिलेशन होती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है?
तो ये इन्होंने बताया है कि जो क्वालिटी स्कोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड पोजीशन के, जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर उतनी अच्छी एड पोजीशन, राइट। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और इतने अगर आपने डेफिनेटली ये मैथमेटिकल मैट्रिसेस को यूज किया अपने इंटरव्यू में, तो एग्जामिनर को लगता है कि वाकई में आपने रिसर्च करी है। जब आप डीप जाएंगे तभी मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझ पाएंगे। और कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करने के लिए, एनालिटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इनसे बेहतर क्या हो सकता है। ये हर वीडियो में लगभग मैं कहीं ना कहीं ये बात आती है, तो मैं बताता हूँ कि एनालिटिक्स का मतलब फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स, जस्टिफिकेशन, राइट। सो लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिमार्केटिंग ऑडियंस, हाउ टू जनरेट दिस लिस्ट। रिमार्केटिंग के ऊपर बहुत वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी, मैंने ही बहुत वीडियोस बनाए फेसबुक में, गूगल एड्स में, सबके ऊपर रिमार्केटिंग पे मैं बना चुका हूँ वीडियो। रिमार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, आपने उसका आईपी पकड़ा, और या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली आपने उसकी इंफॉर्मेशन पकड़ी और उसको वहाँ से जब वो मूव करता है दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर आपने उसको अपना ऐड दिखाना शुरू कर दिया। दैट्स ओनली रिमार्केटिंग, ठीक है। तो ये रिमार्केटिंग होता है। लेकिन एड्स में हम रिमार्केटिंग कैसे करते हैं, हम एक रिमार्केटिंग का टैग यानी कि एक कोड अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं जो उसके विजिटर्स को ट्रैक करता है। विजिटर्स को ट्रैक करता है, उनको एज एन ऑडियंस पकड़ के रख लेता है, मतलब उनकी डेटा एज एन ऑडियंस अपने पास रख लेता है। उसके बाद जब हम ऐड बनाते हैं और हमें ऑडियंस की जरूरत होती है, तो हम उसी को उठा के अपनी ऑडियंस बना देते हैं। तो क्या आपको ऑडियंस के बनाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं। तो ये होता है हमारा रीमार्केटिंग ऑडियंस। और किस तरीके से बनाते हैं, इसका अगर आंसर है तो गूगल रिमार्केटिंग टैग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज गूगल एड्स बिडिंग वर्क। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये मैंने पहले कवर कर रखा है कि वो जो बिडिंग है, वो जो हम सीपीसी सेट करते हैं और जो हमारा क्वालिटी स्कोर है उसकी मल्टीप्लिकेशन से बिडिंग होती है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ, एडवर्स बिडिंग प्रोसेस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर एड। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैक्सिमम बिड विद द क्वालिटी स्कोर ऑफ द एडवर्टाइजर। जो मैक्सिमम पैसा आप खर्च करना चाहते हो, आपने लगाया कि भाई मैं 5 रुपए पर क्लिक दे सकता हूं, इससे ऊपर नहीं दे सकता हूं, तो वो मैक्सिमम पैसा। और अगर आपका क्वालिटी स्कोर आया सपोज करते हैं 6, तो कितना स्कोर, ओवरऑल स्कोर कितना बन गया, 30। तो ये 30 के साथ आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रैंक कर जाएंगे। सपोज करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी यहां पर क्या लिया, 5 रुपए जो है हम लोगों ने बिड रखी और 6 रुपए क्वालिटी स्कोर, 30 की यूनिट बनी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल समझो, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, 6 रुपए आपने लगा दिया, लेकिन क्वालिटी स्कोर डिक्रीज है आपका 4 रुपए, सॉरी 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब 24 और 30 में ज्यादा कौन है, 30। तो रैंक कौन कर जाएगा, 30 वाला कैंडिडेट। बल्कि जो सेकंड पॉइंट था जिसमें पैसा कितना लगा, 6 रुपए, और पहले वाले में पैसा कितना लगा, 5 रुपए, लेकिन दूसरे वाले का क्योंकि क्वालिटी स्कोर कम था, उसका क्वालिटी स्कोर 4 था, इसलिए वो रैंक नहीं कर पाया। तो समझ रहे हैं क्वालिटी स्कोर की इंपॉर्टेंस। तो ये बिडिंग वर्किंग की प्रोसेस है। फिर से मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा हूं, मैं 200% श्योर हूं कि अगर आप गूगल एड्स का इंटरव्यू देने गए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर किसी से नहीं पूछा गया तो कमेंट में मुझे बताओ कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, राइट। और अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में वो भी आप मेंशन करें कि आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको कौन से नए क्वेश्चंस पूछने को मिले वहाँ पर जो है पूछे गए आपसे। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं उसका अच्छे से आंसर दे पाऊँ तो मैं उसका अच्छे से आंसर दूंगा, या वरना जो ऑडियंस है, जो दूसरे व्यूअर्स हैं हमारे, वो देखेंगे उस क्वेश्चन को तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर, राइट। So that will be a great initiative from your side. What are Google Ad extensions? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने ऐड बना दिया, बट अगर आपको ऐड बनाना आता है, बट ऐड बनाने के बाद अगर आपको उसमें कुछ और ऐसे चेंजेस करने आते हैं जिससे कि आपका ऐड और अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। वही फैसिलिटी होती है गूगल एड्स एक्सटेंशन की। बेसिकली जब मैं डीप में गूगल एड्स के ऊपर, और मतलब ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं गूगल एड्स के ऊपर, बट अगर मैं डीप में पूरी सीरीज कभी बनाऊंगा, और कभी क्या जल्दी ही, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द सीरीज राइट नाउ, तो जल्दी ही मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, तो उसमें एक टॉपिक गूगल एड्स एक्सटेंशन का आएगा। अदरवाइज अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक टॉपिक जरूर मिल जाएगा। गूगल एड्स एक्सटेंशन आर एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड टू एडवर्टाइजर्स फॉर एडवर्टाइजिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है ऐड में, आप जो ऐड देखते हैं गूगल का ऐड, उसमें नीचे कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और दिखती है, एड्रेस की दिख गई, ईमेल का दिख गया, फोन नंबर का दिख गया, दोज आर बेसिकली गूगल एड एक्सटेंशंस। नेक्स्ट इज
मेंशन ऑल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड मॉडिफायर क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। किस तरीके से इनको सेलेक्ट करते हैं ये भी पता होना चाहिए, निगेटिव कीवर्ड्स को कैसे लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ कीवर्ड टॉपिक से रिलेटेड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आप प्लेलिस्ट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में नहीं, बट अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो मिलेगा और वो बहुत यूजफुल वीडियो है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एड डिलीवरी इन गूगल एड्स। ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दो तरीके के एड डिलीवरीज होती हैं, स्टैंडर्ड और एसेलरेटेड। हर बार जितने भी पीपीसी मॉडल्स के वीडियो बनते हैं मैं बताता हूँ, सो अभी मैं इसको कवर नहीं करूंगा कि ये क्या है, बट ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन दिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड कैंपेन्स कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड्स। बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट और ऐप, इतने तरीके के हम जो है गूगल एड्स क्रिएट कर। देखो गूगल एड्स, टाइप्स ऑफ गूगल एड्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड टाइप्स ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स इज अ डिफरेंट थिंग। इसको थोड़ा सा आप रिलेट मत करिएगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं है। कई बार लोगों को गलती हो जाती है, भाई हम पूछते हैं टाइप ऑफ जो है एड्स विच कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड, तो वो बोलने लगते हैं कि भाई वेबसाइट विजिटर्स। तो वेबसाइट विजिटर्स इज बेसिकली, वेबसाइट विजिट्स आर बेसिकली व्हाट वी कॉल देम, वी कैन से इट्स लाइक ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट द टाइप ऑफ द एड। यहां पर मैंने लिख रखा है स्लैश करके कैंपेन, टाइप ऑफ एड्स और कैंपेन्स, दिस इज नॉट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट इज आर यू गूगल एड सर्टिफाइड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब पता चला कि आपने छाप के कॉपी करके सर्टिफिकेशन ले लिया, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज थी, आप गए छाप के जो है कॉपी पेस्ट मार के आपने गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन ले लिया। इतने ऐड जो क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चन में वो बात पता चल जाएगी कि आपने छाप के लिया या वाकई में मेहनत करके अर्न करके आपने सर्टिफिकेशन लिए। और अगर आप बताओगे आपने सर्टिफिकेशन लिए तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो ये थोड़े सा सर्टिफिकेशंस को लेकर भी आपको क्लियर रहना है, कितने तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कौन सा सर्टिफिकेशन कितने टाइम का होता है, किस सर्टिफिकेशन में कितने एग्जाम्स आपको देने होते हैं, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि हाउ रियल यू आर, राइट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप बिगिनिंग लेवल पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो सामने वाला समझता है, जो आपका इंटरव्यू वाला समझता है कि बिगिनिंग लेवल का इंटरव्यू है, एक्सपर्ट्स की बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है, बट फिर भी जो चीज़ें जज करने वाली होती है वो जज करते हैं। तो आप कोशिश करनी है फेयर रहना है, गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ इस टाइप से झूठ या जो है घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरी तैयारी के साथ खुद ही जाना है। 3-6 महीने की कोर्स में या जो ट्रेनिंग है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, राइट। बट ईमानदारी से करेंगे, फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस इंटरव्यू को बीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अगर नहीं आता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये गूगल एड्स का इंटरव्यू कंप्लीट होता है। दैट क्वेश्चन इज नाउ क्रिएट अ सर्च एड। They'll move their laptop or whatever they are having, they'll move it towards yourself and they'll ask you to create a search ad or display ad or app ad, जो भी होगा। हो सकता है उन्होंने पहले आपसे पूछा हो कि आपका एक्सपर्टाइज किस में, आपने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया है, क्योंकि ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में हो सकता है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो ऐप बेस्ड कंपनी हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप के एड्स लगाने पड़ते हो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार रहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेशर के लिए जो गूगल एड्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग की। हम लोगों ने कम्युनिटी में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो उसमें भी हमारे पास रिस्पांस आया था, बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया था कि हम जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर कुछ कंटेंट आपको बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग किस तरीके से हो सकती है, इसके ऊपर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते थे। दोस्तों उन्हीं इनिशिएटिव के बेसिस पे आज एक वीडियो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। तो बेसिकली फ्रेशर लेवल पर जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं
तो पहले सबसे पहले तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि फ्रीलांसिंग जो है फ्रेशर लेवल पे आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना अगर आप 2-3 साल का करियर जो है डिजिटल मार्केटिंग में बिताने के बाद या 2-3 साल कहीं पर जॉब करने के बाद अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप तुरंत कोई सपोज़ करते हैं यहाँ पर कि आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, एसईओ का किया या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और उसके बाद तुरंत बाद आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें और वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दें, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में एक पर्सन का एक ही काम होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बंदा वहाँ पर एसईओ कर रहा है, तो कोई बंदा वहाँ पर कंटेंट मैनेज कर रहा है, कोई बंदा वहाँ पर जो है ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, कोई जो है वो गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई जो है क्लाइंट इंटरेक्शन में है, कोई क्लाइंट सर्विसिंग में है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो एक कंप्लीट फील्ड है, एक कंप्लीट टीम है। और जब आप फ्रीलांसिंग का डिसीजन लेते हो तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जहां पर आपको मल्टीपल काम खुद करना होता है। अब जब मल्टीपल काम आपके खुद करना है तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल काम जो है सिंगल पर्सन से होंगे नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं, लोग करते हैं, बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो नॉर्मली 3 महीने 6 महीने 8 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आए, तो पहले तो क्या उसको प्रिफर करना है कि उसको किसी न किसी तरीके से कोई एक जॉब लगे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हो या आईटी कंपनी में हो या कोई ऐसा बिजनेस है जो इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम अपनी रखे हुए वहां पर आप काम कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये एस्पेक्ट समझना होगा ना कि वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से ऑपरेट करती है, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट आता है, फिर उस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोजेक्ट का बजट कैसे डिसाइड होता है, क्लाइंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, फिर उस प्रोजेक्ट के जो टास्क हैं उसके लिए कौन सी टीम बनाई जाती है, किस टीम को कितना काम दिया जाता है, कितना टाइम दिया जाता है, कितने टारगेट्स दिए जाते हैं, और उसके बाद अपनी टीम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, कौन टीम लीडर होगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हर इंडिविजुअल किसको रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम किस तरीके से अपनी जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना काम किया। उसके बाद बीच बीच में क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, उसको रिपोर्ट भेजना। तो ये एक काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। और अगर मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल आपको बताऊं तो छोटे से एग्जांपल में ये हो सकता है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग को ही ले लें तो पता चला 3 4 या 5 बैनर्स बनने में ही पूरा दिन निकल गया। अगर कोई बहुत क्रिएटिव काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो 3 4 5 बैनर बनने में ही आपका पूरा दिन निकल गया। फिर आप कब उसको अपलोड करेंगे, कब उसके ऊपर एड्स लगाएंगे, कब आप जो है कॉम्पिटिटिव रिसर्च करेंगे, तो ये एक बंदे की बस की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर वो बंदा एक्सपीरियंस हो। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिल जाए ताकि आप ये सारे एस्पेक्ट समझ पाएँ। आखिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है क्लाइंट को फॉलो अप करना है, पेमेंट के लिए फॉलो अप करना है कि भाई हमारा पैसा अब जो है वो रिलीज़ करें, या जो भी आपकी बात हुई है उनसे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप काम करते जा रहे हैं, अगर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा इन रिटर्न में तो आप कितना काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं। तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप बिगिनिंग लेवल पर हैं तो आप अभी फ्रीलांसिंग का आइडिया ड्रॉप कर दें। हाँ, आप उसके लिए एक ग्राउंड लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल परफेक्टली ये नहीं है कि आप अगर नौकरी मिल भी गई तो पता चला 2 महीने आपने जॉब किया, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं अब तैयार हूँ, ठीक है चलो जॉब क्विट कर देते हैं। जॉब क्विट करने के बाद आप फ्रीलांसिंग में आ गए। तो फ्रीलांसिंग में बहुत चैलेंजेस हैं। खुद ही आपको अपना बॉस भी होना पड़ता है, खुद ही आपको सेल्स पर्सन भी होना पड़ता है, वो सूटेड बूटेड सेल्स पर्सन भी आपको होना पड़ता है, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी लाने पड़ते हैं। और फिर वहाँ पर अगर कोई भी कमज़ोर कड़ी, जैसे एक पर्सन जो है ना वो सारी चीज़ों में मास्टर नहीं हो सकता। अगर 5 स्किल्स की ज़रूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में, तो आप 2 में 3 में मास्टर हो सकते हैं। जो वीक आपके पॉइंट्स हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं जो है क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने में और प्रोजेक्ट को 100% डिलीवर करने में। तो उसी के लिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये बात कह रहा था कि आप अगर जो है कोर्स करके निकले हैं और उसके बाद आप जॉब में जाते हैं और फर्दर आपका जो है फ्यूचर में 1 साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जो है फ्रीलांसिंग में करियर बनाने का जो है प्लान है, तो इन दैट केस आप उसकी तैयारी 2 साल पहले ही कर सकते हैं।
यानी फ्रेशर लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जो भी ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, जैसे फिवर हो गया, वर्क हो गया, यहाँ पर आप प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी, ठीक है। और प्रोफाइल बनाने के बाद, क्योंकि देखो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं कि दूसरे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारे काम आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास सेम टाइप के लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे भाई आपकी टीम में। एक क्रिएटिव डिज़ाइनर होगा, एक कंटेंट राइटर होगा, कोई पीपीसी को देखने वाला होगा, राइट, कोई एसईओ को देखने वाला होगा। तो उन सब से आपका इंटरेक्शन होगा, आपके नेटवर्क्स बढ़ेंगे, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। तो वो सब 2 साल बाद काम आने वाला है। जब वास्तव में आप फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस अडॉप्ट करेंगे, उस वक्त आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ठीक है, चलो कुछ काम जो है हम बाहर दे देते हैं, उनको उसका कुछ पैसा हम लोग दे देंगे और वो काम हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो केवल हमें जो है फाइनल रिपोर्ट देनी है। थोड़ा सा जो मैनुअल काम है उस पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप इनको सीखेंगे। एक दिन में ये कोई काम नहीं होने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये कि शुरुआत में फ्रेशर्स के लिए, शुरुआत में आप जॉब पकड़ें। जॉब पकड़ने के बाद अपनी ग्राउंड लेवल की प्रोफाइल बनाएं। ग्राउंड लेवल की प्रोफाइल हो गया, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है वहाँ रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पर दूसरे लोगों को एक्सप्लोर करें, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं। सेम नेचर के लोग जो हैं, जो सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करें। जो कुछ फ्रीलांसर्स हैं, टॉप फ्रीलांसर्स हैं, उनको फॉलो करें। देखें वो प्रोफाइल पर किस तरीके से शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चाहे मैनेजमेंट के पॉइंट्स हो वहाँ पर या टेक्निकल पॉइंट्स हो, आपको बहुत कुछ वहाँ पर भी सीखने को मिल जाएगा। लिंक्डइन के ऊपर भी वेब पर ब्राउज करके आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन नेटवर्किंग, जैसे मैंने बताया, शहर में अगर कोई नेटवर्किंग जो है वो इवेंट हो रहा है, इस टाइप के सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो वहाँ पर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें। और इनिशियली अपना कार्ड या विजिटिंग कार्ड जो है वो आप बना के रखें। उसको आप दे सकते हैं लोगों को कि भाई मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में फिज़ा बनाना, वो माहौल क्रिएट करना। तो वो माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं कि भैया मैं 6 महीने में अपना कुछ ना कुछ काम, या साल भर में अपना कुछ ना कुछ काम शुरू कर दूंगा। तो ये आप कर सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबको आप बताना शुरू कर सकते हैं कि मैं जो है प्लान कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग करने का। मेरे पास ये पर्टिकुलर स्किल सेट है, बट अभी मैं और ज़्यादा एक्सपर्टाइज सीख रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ, इसके लिए मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तब आपको प्रोफेशनलिज्म बेसिकली समझ में आएगा, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट अंदर आता है और उसके बाद उसका पूरा एग्जीक्यूशन होकर वो एग्जिट में जाता है, या प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली डिलीवर होता है क्लाइंट को। किस किस तरीके के क्लाइंट आपको मिलते हैं, अगर कहीं कोई सिटी लेवल का क्लाइंट है तो उससे किस तरीके से बात करनी है, इंटर सिटी लेवल का क्लाइंट है तो उससे कैसे बात करनी है, कोई अगर इंटरनेशनल छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए तो उससे किस तरीके से बात करनी है। दूसरी बात कि क्या प्रोजेक्ट की आपको एक्चुअल वर्थ मिल रही है। ये तो आपको शुरुआत में कुछ पता ही नहीं होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट की कितनी वर्थ है। तो आपने काम सीख लिया, काम करना शुरू किया, पता चला कि वो काम था 10,000 रुपये का और आपको मिले उसके 2,000 रुपये। तो ये नुकसान की बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं 6 महीने, साल भर काम करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1-1.5 साल आप काम करिए, 2 साल काम करिए। तो अगर आप तेज़ काम करने वाले हैं, चीज़ों को तेज़ ग्रैस्प करते हैं और आपने अपना गोल मोटिव सेट कर रखा है, तो हो सकता है 2 साल की जगह आपको 1.5 साल लगे या 1 साल लगे, बट टाइम तो आपको लगना ही है वो जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको समझने में। फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो ये फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर क्या होता है, ऐसे लोगों से हम लोग भी इंटरेक्ट करते हैं। कोर्स किया, हमने ही सिखाया, 6 महीने कोर्स किया, नहीं सर हम तो फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग करेंगे, 2-4 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ गए, फिर कहीं पैसा फंस गया, कहीं टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, कहीं इधर उधर भाग रहे कि भैया ये वाली स्किल सेट तो हमारे पास है नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम बहुत अच्छा क्रिएटिव कंटेंट बना नहीं पा रहे हैं, काम चलाऊ कंटेंट बना पा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो है ना अननेसेसरी बर्डन आ जाता है वहाँ पर कि भाई ये सब क्या हो रहा है और किस तरीके से उसको मैनेज करें। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं सीवी लेके कि सर ये हमारे पास जो है एक्सपीरियंस हो गया है, कुछ अगर जॉब हो जहाँ पर थोड़ी स्टेबल इनकम हो हमारी कि भाई 15,000, 20,000, 25,000 कुछ स्टेबल हमको मिल रहे हैं, उसके बाद हम इसमें जंप इन कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप था आपका
कि आपको पहले जॉब देखनी है ताकि आपकी वो बेसिक सिक्योरिटी हो जाए कि अगर आपको ट्रैवल करके कहीं क्लाइंट के पास जाना है तो वो आपके पास तो पैसा उतना होना चाहिए, अगर आपको क्लाइंट को कुछ प्रपोजल देने हैं तो वो पैसा तो आपके पास होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी तो आपके पास होनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपने सारे सीख लिए, बट जो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं, चीज़ों को देखने से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो है प्रपोजल बनेगा, उस प्रपोजल में प्राइसिंग आप कैसे रखेंगे, टास्क को किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, टाइमलाइन कैसे डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट की, ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को बतानी होगी। और फिर जब 1 to 1 जो है वो इंटरेक्शन होगा उस वक्त आप फंस जाओगे, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे उसको, ना आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे, भले आपको काम अच्छा आता हो। तो उसको क्या लगेगा, जो क्लाइंट होगा उसको भी लगेगा कि भाई ठीक है, इसको चीज़ें आती तो हैं, ये कर तो ले जाएगा, लेकिन इसको खुद को बेचना नहीं आता है। तो वो आपको अगर 10,000 रुपये आपकी वर्थ है तो आपको 5 ही हज़ार देगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ होती है और बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करना है वो ट्रिगर पॉइंट आपको समझना है कि व्हेन यू आर एब्सोल्युटली रेडी, उस वक्त आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। और उस वक्त स्टार्ट करने के बाद आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, लिमिट नहीं है इसमें, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख अर्न कर सकते हो आप। उसके बाद 1 लाख के बाद आप सोचोगे कि नहीं भाई इतना सारे 4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट्स में मैं ही काम कर रहा हूँ। फिर आप जो है जो टाइम मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, उसको ध्यान में रख के आप देखते हो कि चलो थोड़ा सा काम जो है हम दूसरे छोटे फ्रीलांसर्स को भी दे देते हैं, इनसे कंटेंट लिखवा देते हैं 500 रुपये में, इनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करा लेते हैं 2,000 रुपये में, बाकी काम मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके से फिर आप एवरेज कैलकुलेट करना सीख जाओगे और 1 से आप फिर 1.5 लाख तक पहुँच जाओगे दूसरों की हेल्प से। ये चीज़ें हैं। प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लेने आते हैं, वो प्रॉब्लम होती है पोर्टफोलियो। भाई क्लाइंट क्यों नहीं पूछेगा कि आपने अभी तक क्या काम किया, हमको दिखाओ। तो आप क्या दिखाओगे, जो आपने अपनी इंटर्नशिप में काम किया। ये कंपनी लेवल पे तो चल जाता है। क्यों कंपनी लेवल पे चल जाता है, क्योंकि कंपनी ये बात समझती है कि ये इंटर्नशिप करके आया है और मुझे इसको ट्रेनिंग देनी है, 3 महीने इसको हमें ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद ही हमारा काम कर लेगा। क्या क्लाइंट के एंड पे भी यही बात लागू होती है, क्लाइंट को क्या ट्रेनिंग देनी है आपको। इसलिए इंटर्नशिप वगैरह की वैल्यू क्लाइंट के सामने कुछ नहीं होती, उसको एक्चुअल नंबर, फिगर्स, फैक्ट्स चाहिए, उसको प्रोजेक्ट चाहिए, आपने जो काम किया है। आपने अगर किसी पे काम किया और किसी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ सपोज करते कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर कुछ एक्स नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे थे, उसके बाद वो विजिटर्स किस तरीके से इंक्रीज हुए, ये आपको एनालिटिक्स के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। अदरवाइज आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे, हवा में आप कन्विंस नहीं कर सकते। एनालिटिक्स के पॉइंट्स आप हवा में कैसे बता सकते हो, वो तो फिगर्स मांगेगा कि भाई आपका जो पुराना काम है वो बताओ। तो ऐसे जॉब में क्या होता है, जॉब में आप बहुत काम करते हो तो आप समझाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होता है कि भाई मैंने ऐसे काम किया, इस तरीके से काम किया, इस अकाउंट्स पे काम किया, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, राइट। तो ये बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि आपको बहुत बिगिनर लेवल पर फ्रीलांसिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने कुछ जो आपको टिप्स दिए कि ग्राउंड लेवल पे आप तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऑनलाइन रेपुटेशन अपनी खुद की बनाना, यानी अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग करना, खुद का एसईओ करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्रेंड एसईओ पर्सन या ट्रेंड डिजिटल मार्केटर के लिए अपने नाम के हिसाब से वो उस चीज़ को कर सकता है, अच्छी तरीके से कर सकता है। 3-6 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल बन जाएगी इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल इस तरीके से तैयार करें। सीवी की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है भाई, फ्रीलांसिंग में सीवी की ज़रूरत नहीं है, फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, जॉब में सीवी की ज़रूरत है। तो आप समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब है कि जॉब लेना भी आसान है कोर्स के बाद, और वहाँ से बहुत कुछ सीखना भी आसान है, ठीक है। वहीं कंपैरेटिवली फ्रीलांसिंग में क्या है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद फ्रीलांसिंग मिलना भी मुश्किल है और इसको 100% एग्जीक्यूट कर देना भी मुश्किल है। हो सकता है 5 प्रोजेक्ट मिले, आपने 3 को बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, बट आप ये भी तो देखो ना कि आपका जो ROI है, आपका इंडिविजुअल जो ROI है वो रिटेन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हाँ ठीक है, कुछ अंधी तीर लग गया तो वो बात अलग है, आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कोई मिल गया, इनिशियली किसी तरीके से आपने ले लिया उस प्रोजेक्ट को, उस पर काम करके भी डिलीवर कर दिया, बट ये चांसेस बहुत रेयर हैं, मतलब 5% 7% चांसेस हैं। बट जॉब में, एक सिस्टम में, एक टीम के साथ आप बहुत कुछ सीखते हो। तो दोस्तों
इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही फ्रीलांसिंग के ऊपर। आगे और भी वीडियो बनाएंगे कुछ और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और कुछ जो एक्सपीरियंस है लोग हैं वो फ्रीलांसिंग को और कितनी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब की बात हम लोग आगे आने वाले कुछ वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मजा आया होगा, आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग अस। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस वंस।